फाइन स्टूडेंट। तो देखो आज की क्लास में हम लोग 3 एडिटोरियल्स को कवर करेंगे। पहला एडिटोरियल्स है MS स्वामीनाथन के बारे में। जानते हो उनका निधन हो गया है चेन्नई में एट द एज ऑफ 98 ईयर्स। और उन्होंने क्या नहीं दिया इस देश को। हम जैसे करोड़ों युवा के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन एक ग्रेट इंस्पिरेशन है। डॉक्टर स्वामीनाथन ने क्या क्या अपना जर्नी देखा है, देश के लिए क्या किया है, वो सभी चीज़ तुम लोग जानोगे इस एडिटोरियल में। समझे? डॉक्टर स्वामीनाथन बहुत बड़ा नाम है स्टूडेंट, जितना तुम लोग नहीं जानते उससे भी बड़ा नाम है। ठीक है, जितना सिविल सर्विस पढ़ते जाओगे उतना डॉक्टर स्वामीनाथन के बारे में जिक्र आते रहेगा। तो बहुत बड़ा रिनाउंड फिगर, ठीक है, का निधन हुआ है। ठीक है, उन्होंने अपना जीवन बहुत अच्छा से जिया है। एट द एज ऑफ 98 गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है भारत को। ठीक है, ये पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में है ये भी एडिटोरियल। उसके बाद हम लोग सेकंड पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट अजरबैजान। अब देखो ये नगोर्नो काराबाग वाला, ये जानते हो कि फ्रोजन कन्फ्लिक्ट एग्जाम्पल है। और साउथ ओसेशिया याद है ना तुम लोग को। और एक जो मोल्डोवा का जो ट्रांसवित्रिया वाला समथिंग एक जगह था, वहाँ पे भी फ्रोजन कन्फ्लिक्ट हो रहा था। फ्रोजन कन्फ्लिक्ट का मतलब है कि एक बार वार हुआ बिकॉज ऑफ द एथनिक क्लास या एथनिसिटी। समझे? एथनिसिटी की हम दूसरे जगह से है, तुम्हारा धर्म दूसरा है, लड़ाई हो रहा है, फिर शांत, फिर बाद में फिर लड़ाई। तो ऐसे लड़ाई क्या बोलते हैं? फ्रोजन कन्फ्लिक्ट। अब तुम जानते हो कि जो नगोर्नो काराबाग है अजरबैजान का जो जगह, वहाँ पे अर्मेनियन क्रिश्चियन रहते हैं। पहले भी बता चुके हैं स्टूडेंट, लगभग 2-3 दिन से यही कवर कर रहे हैं हम। तो अब क्या हो कि फाइनली अजरबैजान ने क्या किया, नगोर्नो काराबाग को कंट्रोल कर लिया। पहले क्या था कि वहाँ पे सेपरेटिस्ट गवर्नमेंट चल रहा था और उसको कौन सपोर्ट करता था? अर्मेनिया सपोर्ट करता था। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ पे क्रिश्चियन था। ऐसा होता ही है। अभी देखो जो इजराइल और हमास का जो चल रहा है, आई होप बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट क्लोजली फॉलो कर रहे होंगे कि क्या क्या अभी अंतर्राष्ट्रीय क्या क्या अभी मुद्दा चल रहा है। बिल्कुल ये भी एडिटोरियल्स में आएगा, बट हम तो कहेंगे, सलाह यही देंगे कि बीइंग अ UPSC स्टूडेंट तुमको ऐसे इंटरनेशनल इशू को जरूर फॉलो करना चाहिए पर्दे के पीछे में, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है और यहाँ पे पूरा पोलराइज हो गया है। कुछ कंट्री इसको सपोर्ट कर रहा है, कुछ कंट्री उसको सपोर्ट कर रहा है, पूरा पोलराइज हो रहा है। ठीक है, मैं कहता हूँ यूक्रेन और रशिया से भी ज़रा पोलराइज हो गया है ये, समझे? तो बिल्कुल ये भी इंटरनेशनल इशू है। तो देखो फाइनली अजरबैजान ने क्या किया, अर्मेनिया ये जो नगोर्नो काराबाग को कंट्रोल कर दिया। और अभी पॉजिटिव ही बोल रहा है कि नगोर्नो काराबाग में जो अर्मेनियन पीपल जो रहते हैं उसके लिए हम इक्वल राइट्स बात करेंगे। बस सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इक्वल राइट्स देगा ये लोग, क्योंकि ये लोग तो शिया मुस्लिम हैं। और जानते हो कि यहाँ पे मिडल ईस्ट में सबसे बड़ा फाइट, मिडल ईस्ट कहो या उसके आसपास का एरिया कहो, सबसे बड़ा फाइट तो यही है कि अपना धर्म को ही ज़्यादा प्रचार प्रसार करता है, अपने धर्म को ही ज़्यादा फॉलो करता है। तो दूसरे को उतना, भारत जैसा भूमि नहीं है जी। भारत का भूमि पवित्र है कि हर रिलीजन को मौका मिलता है यहाँ पे फलने और फूलने का, बट ऐसा नहीं है। तुम यदि सऊदी अरब में रामचरितमानस लेके जाओगे पेज में, तो तुमको लौटा दिया जाएगा कि जाओ घर जाओ। तो हमारा देश इसलिए पवित्र है कि हम सब धर्म को यहाँ पे संरक्षण देते हैं। इट इज़ अ ट्रू, मैं सही बोल रहा हूँ, समझे? तो सबसे बड़ी बात है कि जो नगोर्नो काराबाग को आप कंट्रोल कर दिए, चलो अच्छी बात है। किसने कर दिया? अजरबैजान ने कर दिया। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगा कि आखिर ये पॉपुलेशन को आपने कंट्रोल कर दिया, उस एरिया कंट्रोल कर दिया, क्या उसको आप संरक्षण दोगे? वो जो अर्मेनियन जो चर्च क्रिश्चियनिटी वाले लोग हैं, क्या उसको उस तरह का संरक्षण मिल पाएगा? सबसे बड़ा सवाल, क्या बड़ा जेनोसाइड हो जाए, क्या बड़ा जेनोसाइड हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो वही चीज़ हम लोग समझेंगे इस क्लास में। एंड लास्ट वन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। ठीक है, ये तुम इनफैक्ट इंडियन सोसाइटी में इसको डाल सकते हो। लास्ट एडिटोरियल्स को इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 आया है और इसमें कहा गया है कि जो बूढ़े लोग हैं उसका संख्या बढ़ने वाला है बाय 2050 20% होने वाला है पॉपुलेशन। 2011 में देखोगे तो 10% था। ठीक है, सॉरी 2011 में देखोगे तो 8-8.5% था, अभी 10% हो गया अभी 2021-22 में। और 2050 में ये पॉपुलेशन बढ़ के कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। तो ये एक पॉलिसी मेकर के लिए एक मैसेज है कि आप जब पॉलिसी बनाते हो, नीति आयोग के लिए जी, आप जब पॉलिसी बनाते हो तो आपको केंद्र में रखना पड़ेगा
ओल्डर पीपल्स, क्योंकि जानते हो कि कंट्री में ओल्डर पीपल लोग को छोड़ दिया जाता है, बेचारे लोग का स्थिति बहुत ख़राब है। तो इसलिए इन लोगों के लिए वेलफेयर प्रोग्राम चलाने होंगे और अभी शुरू से उसको केंद्र में रखना होगा। और इसमें बहुत ही गजब बताया गया, एंड इट इज़ अ ट्रू ऑल्सो, फिलॉसफी पढ़ोगे तो इसमें भी ये चीज़ है कि जो महिला है, महिला 60 साल के बाद ज़्यादा जीवन जीती है एज़ कम्पेयर टू काउंटर पार्ट पुरुष। मेल के कंपेयर में फीमेल का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है आफ्टर 60 ईयर्स वो ज़्यादा है। तो कहने का मतलब क्या कि ज़्यादातर फीमेल क्या हो जाएगी, विडो बन जाएगी। जब विडो बन जाएगी तो मुश्किल हो जाएगा। तो विडो जब बन रही है महिला इतना ज़्यादा, विडो मतलब विधवा जब बन रही है, तो उसके लिए आपको सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स करना पड़ेगा, उस तरह का चीज़ लाना पड़ेगा। तो इसीलिए एक पॉलिसी मेकर के लिए एक ग्रेट टेस्ट कह सकते हो। समझ गए ना? वही पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। लेट्स स्टार्ट द क्लास। 356 फ्रॉम ग्रीन रेवोल्यूशन टू एवरग्रीन रेवोल्यूशन एंड डॉक्टर MS स्वामीनाथन लिव्स फॉरएवर। क्या गजब का, देखो क्या गजब का, एक शब्द में, एक सेंटेंस में सब चीज़ को रख दिया गया। GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, development and their application and effects in everyday life, achievement of Indians in science and technology, indigenization of technology and developing new technology। ये हिंदू पेपर में आया था 29 सितंबर को। अब देखो ये क्या है, तो चलो पहले लाइन को ही डिकोड करते हैं। देखो हमारा जो कंट्री है ना, बहुत बुरा स्थिति से गुजरा है स्टूडेंट। जब भारत आज़ाद हुआ उस समय खाने के लिए नहीं था हमारे पास। व्हीट तो बहुत कम प्रोडक्शन होता था, वही 6 to 7 मिलियन टन्स प्रोड्यूस होता था पर ईयर, 6 to 7 मिलियन टन्स। बाहर US हमको सपोर्ट करता था, व्हीट देता था US। वही बात में सेंक्शन लगा कर रोक दिया था ना, याद है ना तुमको? बाद में रोक दिया वो भी। तो मात्र हम लोग 6-7 ऐसे कुछ 6-7 मिलियन टन्स प्रत्येक साल ग्रोन करते थे। क्या? व्हीट। समझ रहे हो? व्हीट जानते हो ना, व्हीट का मतलब क्या होता है? हाँ, गेहूँ। हाँ जी, पता होना चाहिए। और अभी कितना करते हैं? 113 मिलियन टन्स। तो बच्चे लोग बुझने आता है तुम लोग को? 8 मिलियन टन से यात्रा शुरू किए तुम आज़ादी के टाइम में, अब कितना हुआ? 113 मिलियन टन। बहुत ज़्यादा है ना? बहुत ज़्यादा है। तो इसका जो श्रेय जाता है वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को ही जाता है। इसलिए वो अमर है, ऐसे लोग जिसने पूरा भुखमरी को ख़त्म किया है। आदमी एक घर का है, आदमी जो मुखिया होता है वो कमा कमा के अपना घर का भुखमरी ठीक करता है, तो इन्होंने पूरा देश का भुखमरी ठीक किया है। तो ऐसा महान आत्मा तो सदा बाहर जिंदा रहेगा, हमारे बीच में रहेंगे ये। राइस भी कोई ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता था, 30 मिलियन टन के आसपास होता था उस समय। 60 का बात कर रहा हूँ। अभी कितना होता है? 130 होता है। 30 मिलियन टन से यात्रा शुरू की है और अभी कितना है? 130 मिलियन टन से। ह्यूज प्रोडक्शन। तो राइस प्रोडक्शन का भी श्रेय किसको जाएगा? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। तो इसी को बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, हिंदी में कहते हैं हरित क्रांति। स्टार्ट हुआ पंजाब और हरियाणा से। हाँ, ये अलग बात है, हरित क्रांति भारत के हर कोने को टच नहीं किया, किसी जगह को ही टच किया है। मगर कहाँ? देखो इसी बार सिविल सर्विस में 2023 में यही क्वेश्चन है कि जरा बताना इंडिया का जो जर्नी है फूड डिफिसिट से फूड सरप्लस का, बताओ, लिख दो ये चीज़। और इसे पहले इकोनॉमिक्स में भी कई बार बता चुके हैं। बात समझ रहे हो ना? तो अब ग्रीन रेवोल्यूशन से बहुत फायदा हुआ। नॉर्मन बोरले, सुने हो ना? नॉर्मन बोरले जो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे एग्रीकल्चर के, बहुत प्रसिद्ध साइंटिस्ट। और उन्होंने एक नोबेल प्राइज टाइप का उन्होंने एक प्राइज रखा, फूड प्राइज जिसको बोलते हैं। और वही फूड प्राइज के अंतर्गत वो विहाना लेडी को भी दिया गया है अवार्ड, उड़ीसा का। वो थर्ड है, फर्स्ट स्वामीनाथन है। फर्स्ट जो फूड प्राइज मिला है स्टूडेंट, फूड प्राइज मतलब वो इट इज़ इक्वल टू नोबेल प्राइज। फूड में, एग्रीकल्चर में कोई बेहतरीन काम करता है कोई साइंटिस्ट, तो उसको वर्ल्ड फूड प्राइज दिया जाता है। और वो जो वर्ल्ड फूड प्राइज है इट इज़ इक्वल टू द नोबेल प्राइज, क्योंकि नॉर्मन बोरले ने वो इस्टेब्लिश किया था ये अवार्ड, समझे? वर्ल्ड। और पहला जो वर्ल्ड में जो चुना गया वो डॉक्टर स्वामीनाथन ही थे, हाँ, वर्ल्ड में। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, तो क्या रिलेशन है नॉर्मन बोरले और इनके बीच में, डॉक्टर स्वामीनाथन के बीच में? डॉक्टर स्वामीनाथन ने कोई सीड कोई इंट्रोड्यूस, मतलब कोई सीड इन्होंने नहीं बनाया। मैं ये आदमी बाहर पढ़े लिखे थे, ठीक है? पहले तो मैं बताता हूँ कि जब भारत आज़ाद होने से पहले का स्थिति भारत का बहुत ख़राब था। फेमिन, जानते हो कि कितने लाख लोग मर गए बंगाल में,
फेमिन की वजह से। फेमिन समझते हो ना, सूखा अकाल के वजह से। और इनके जो पिताजी थे वो डॉक्टर थे, सर्जन थे, वो चाहते थे तो डॉक्टर के लाइन में भी जा सकते थे। इनके घर में पुलिस वाला भी व्यवस्था था, यानी कि सिविल सर्वेंट वाला भी था, चाहते तो वो सिविल सर्वेंट भी बन सकते थे, मगर ना ही ये सिविल सर्वेंट बने, ना ही ये डॉक्टर बने, बट ये बने तो एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट बने। और इसके पीछे रीजन है, क्योंकि इन्होंने अपने आंखों से लोगों को मरते हुए देखा था बंगाल में, बंगाल फेमिन में। तो इन्होंने प्रण लिया कि हम एग्रीकल्चर के लिए काम करेंगे। 1943 में जो फेमिन हुआ था कलकत्ता में, ये अपने आंखों से उस चीज़ को विटनेस किए थे। 20 से लेकर 30 लाख लोग मरा था बंगाल में। बात समझ में आ रहा है ना। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे 2 अंडर ग्रेजुएट किया, 2 अंडर ग्रेजुएट, समझ रहे हो ना, अंडर ग्रेजुएट मतलब वही जो ग्रेजुएशन होता है। फिर पीजी किया इन्होंने, फिर पीएचडी किया बाहर से जाके, और वहाँ उसके बाद इन्होंने एग्रीकल्चर में ध्यान अपना लगाया। फिर इंडिया आए, इंडिया में भी अलग अलग पोस्ट में काम किए। बट जब इंडिया, इनको पूरा दुनिया के बारे में पता था कि दुनिया में चल क्या रहा है, और नॉर्मन बोरले बहुत फेमस हो चुके थे, वो सीड वुड बनाना शुरू कर दिए थे वर्ल्ड में। तो ये गए और मैक्सिको से वो सीड लेके आए, व्हीट का सीड लेके आए, जबकि उस समय इंपोर्ट करना बहुत ही मुश्किल था भारत में। क्यों जानते हो कि इंपोर्ट करना उतना आसान नहीं था उस समय का टाइम में, जान रहे हो ना स्टूडेंट। मैं इनके अथक प्रयास की वजह से वो सीड वहाँ से लाए, और वो जो सीड था वो शॉर्ट सीड था। भारत में जो सीड था स्टूडेंट वो टॉल था। अब टॉल जो सीड होगा उसका प्रॉब्लम क्या होगा, उसमें लॉजिंग होगा। क्या होता है लॉजिंग का मतलब, जैसे पहले जो व्हीट का आता था, गेहूं का जो सीड होता था वो बड़ा बड़ा होता था, काफ़ी बड़ा बड़ा, ऐसे लगा दिए तो उसको काफ़ी बड़ा होगा, साइज बड़ा था उसका। अब साइज बड़ा में क्या प्रॉब्लम है कि तुम उसको फर्टिलाइज़र दो, उसको पानी दो, तो वो एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करते करते बड़ा हो जाएगा, और जो भी उसका गेहूँ जो अटैच होगा वो बहुत भारी हो जाएगा उसके साथ, और वो गिर जाएगा। तो यानी कि प्रोसेसिंग से पहले ही आप बहुत सारा आपका डिस्ट्रॉय हो गया, आपका नुकसान हो गया। तो कहने का मतलब क्या होना चाहिए कि बहुत छोटा टॉल होना, छोटा शॉर्ट होना चाहिए। शॉर्ट होगा तो लॉजिंग नहीं होगा, यानी कि बर्बाद नहीं होगा ग्रेन्स। तो ये चीज़ इनके दिमाग में क्लिक किया, और ये गए नॉर्मन बोरले के साथ बात किया, और मैक्सिको में जो नॉर्मन बोरले ने जो वैरायटी डेवलप किया था उस वैरायटी को ला के इंडिया में इंट्रोड्यूस किए, और अचानक 1 साल के अंदर ही 7 मिलियन टन प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया। 69 का बात कर रहा हूँ, 68 और 69 का। उस समय 65 के टाइम में, याद करो, लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था कि यदि एक टाइम भूखा रह सकते हो तो रहो भाई, क्योंकि गेहूं नहीं है हमारे देश में। ऐसे परिस्थिति में इन्होंने किसी तरह जुगाड़ किया, वहाँ से लाए, और उस समय जो 10 मिलियन टन हो रहा था, मैं 60 का बात कर रहा हूँ, ये अचानक 1 साल के अंदर 17 मिलियन टन हुआ। और इनके काम को देखते हुए इंदिरा गांधी भी प्रसन्न हुई, बोली कि वाह क्या बात है। और उसके बाद ये प्लानिंग कमीशन में गए, और भी बहुत सारा पोस्ट मिला। इंडोनेशिया में इनको पोस्ट मिला, इंडोनेशिया से इनको अवार्ड भी मिला, फिलीपींस में ये गए, फिलीपींस में इनको अवार्ड भी मिला। इनका स्टेचर बढ़ते चला गया। इनको पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला, सब कुछ सम्मान मिला। तुम्हारा जो मैक्सेसे अवार्ड है वो भी मिला, राम है ना, वो मैक्सेसे अवार्ड जो एक तरह से नोबेल प्राइज है एशिया के लिए। तो बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति का निधन हुआ है, जिसने देश को ना एक खाना दिया है, व्यवस्था दिया है। समझ गए स्टूडेंट। तो ये थोड़ा ब्रीफ था इनके बारे में। तो यहाँ समझते हैं लेजेंडरी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और जो की आर्किटेक्ट है हमारे इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन का, जिनका नाम है डॉक्टर स्वामीनाथन, उनका निधन हुआ एट द एज ऑफ 98 ईयर्स। तो ये कहाँ जन्मे थे? तमिलनाडु के एक गांव में जन्मे थे, कुम्बाकोनम जगह का नाम है। 2 अंडर ग्रेजुएट डिग्री था इनके पास। एक डिग्री तुम्हारा कोयम्बतूर से लिए थे। देखो शुरू से एग्रीकल्चर पे ध्यान है बच्चे लोग, देख रहे हो ना, शुरू से इन शख्सियत को एग्रीकल्चर पे ध्यान है। एग्रीकल्चर का ध्यान है तो समझ जाओ कि 1943 में ये पूरा मूव्ड हो गए थे लोगों को देख के, जो त्रासदी हुआ था। देखते हो ना, बड़े लोग का सोच भी बड़ा होता है स्टूडेंट, ठीक है, बड़े लोग का सोच अंदाज बहुत अलग होता है। उसका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लिए थे इन्होंने, है ना, ये न्यू दिल्ली से लिया था, ARI तुम्हारा यूनिवर्सिटी है वो, 1949 में लिया था। उसका फिर इन्होंने PhD भी किया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, ठीक है। फिर पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च भी किया इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स की यूनिवर्सिटीज से। बहुत पढ़े लिखे आदमी, समझ गए। 1954 में स्वामीनाथन ने ज्वाइन किया CRRI को, जो कटक है, और बाद में फिर ARI जो कि न्यू दिल्ली में, उसको भी ज्वाइन किया। तो अब ये संस्था में भी काम करेंगे। और ये संस्था क्या चीज़ से रिलेटेड है तुम्हारा?
हाँ, एग्रीकल्चर क्रॉप से रिलेटेड है, राइस से रिलेटेड है कि कैसे नए वैरायटी राइस का डेवलप करें। समझे स्टूडेंट? 1960 में ARI के डायरेक्टर भी बने हैं ये, समझे? और ये पोस्ट कब तक रहा इनका? 72 तक रहा। समझ गए ना? और यही समय है 72 वाला टाइम जहाँ पे इनको फेम मिला कि वो कौन है, डॉक्टर स्वामीनाथन। ठीक है, तो जो कहते हैं ना कि अब बहुत मेहनत करने के बाद बहुत फेम मिलता है। सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था वो कि 2 ही दिन में कोई टीचर बहुत बड़ा बन जाएगा, 2 ही दिन में कोई विद्यार्थी इन्फ्लुएंसर बन जाएगा, उस समय नहीं है। बहुत मेहनत करने वाला चीज़ है। 50 साल 60 साल तब करोगे तब जाकर फेमस होगे। और फाइनली 1972 में उनको फेम मिला है बिकॉज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन, बिकॉज ऑफ हिज इंटेलेक्ट। देखो यहाँ पे डॉक्टर स्वामीनाथन ने 2 एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर उनके साथ क्लोजली काम किया है। एक तो C सुब्रमण्यम के साथ काम किया है 64 और 67 में, और जगजीवन राम बापू सुने हो ना, हमारे बिहार के। ठीक है, 67 और 70 और 74 और 77 में। किस चीज़ के लिए? ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए। इसलिए जानते हो हरित क्रांति का जो श्रेय जाता है डॉक्टर स्वामीनाथन को ही जाता है। आगे देखते हैं। तो देखो जैसे कि मैंने तुम लोगों को कहा है कि कैसे हुआ, सब कुछ लिखा गया है यहाँ पे, डोंट वरी, सब कुछ समझ जाओगे कि वो एरा 1940s का था, 43 और 44 का था, जहाँ पे इनको बहुत ही ज़्यादा है ना असर पड़ा, वही बंगाल फेमिन के वजह से। तो जो बंगाल फेमिन हुआ था 1943 और 44 में, तो इसके वजह से बहुत बड़ा असर पड़ा इनके करियर पे। और इन्होंने किया कि इन्होंने सोचा कि नो, हमको सर्जन नहीं बनना है, पिताजी का प्रोफेशन यूज़ नहीं करना है, और ना ही हमको सिविल सर्वेंट बनना है, ना ही हमको पुलिस बनना है। हमको क्या करना है? हमको एग्रीकल्चर में फार्मर्स को, फार्मर का प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इसलिए इन्होंने गोल बनाया अपना कि फूड सिक्योरिटी को लेकर काम करेंगे। जब फूड सिक्योरिटी का काम हो जाएगा तब फिर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के ऊपर काम करें, क्योंकि पोषण मिलना चाहिए ना। अब बताओ, भारत जब आज़ाद हुआ था तो उस समय 33 करोड़ पॉपुलेशन था, 85% तुम्हारा एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट था, 88% तो लगभग 75% ज़्यादा तो लोग गरीब थे, 88% इलिटरेट था। यह स्थिति था कंट्री का, और खाना पीना ठीक से नहीं था। तो उस समय इन्होंने प्रण लिया कि हम फूड सिक्योरिटी को लेकर काम करेंगे। इन्होंने अपने आँख से देखा है 20 लाख और 30 लाख लोगों को मरते हुए, ठीक है। और यही चीज़ वहीं से इन्होंने मन में सोचा कि ये जो ब्रिटिश है कितना गंदा लोग है। अब जब ब्रिटिश अपना वर्ल्ड वार खत्म हो जाएगा, ब्रिटिश का सेकेंड वर्ल्ड वार, तो हो सकता है कि इन लोगों को मिले, ऐसा नहीं हो सका। जानते हो कि क्योंकि ब्रिटिश का जो एटीट्यूड रहा है स्टूडेंट, वो बहुत ही इनडिफरेंट एटीट्यूड रहा है। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे इंडियंस मर रहे हैं या नहीं मर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लगान मूवी देखे हो ना तुम लोग? लगान मूवी में 2 गुना लगान देना पड़ेगा, कैप्टन रसल बोलता है ना। अजब कि वहाँ पे सूखा होगा पड़ गया, गाना उन्हें बज रहा है, समझे? गाना बज रहा है AR रहमान का, सब परेशान है, सबको लग रहा है कि मेघ आएगा मेघ आएगा, बादल आके चला गया, सब लोग फिर हताश। यदि ब्रिटिश का एटीट्यूड समझना है बच्चे लोग, इंडियंस का डिटर्मिनेशन समझना है, तो जरूर सभी स्टूडेंट को एक बार लगान मूवी देख लेना चाहिए। मस्त मूवी, मैच भी होता। अब उसमें फिक्शन दिखाया गया है, मगर ब्रिटिश के लिए एक मैच था और भारत के लिए वो मैच नहीं था। भारत के लिए वो, मतलब भारतीय के लिए वो सब कुछ था। अब बाघा निकलता है ना उसमें से, बाघा जो बदमाश होता है, जो कॉन्स्पिरेसी जो करता है, सब जाके स्ट्रेटेजी बता देता है। कचरा तो बाबू तो मुरलीधरन है उस समय का। देखो उसमें, देखो क्रिकेट के बहाने कास्ट को भी किस तरह लपेटा है उसमें, क्या बढ़िया से दिखाया है। मैं कहता हूँ तो बहुत ही गजब का मूवी है, देखना चाहिए स्टूडेंट लोग को, बहुत खूबसूरत। देखो तो कहने का मतलब क्या कि ब्रिटिश का जो एटीट्यूड था वो बढ़िया नहीं था इंडियंस को लेके। हाँ, हम पहले भी देख चुके हैं, मॉडर्न इंडिया में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं उसके बारे में। तो डॉक्टर स्वामीनाथन उस एरा से आते थे जहाँ पे पूरा भुखमरी था, समझे? भुखमरी था, कुपोषण था, वो ऑर्डर ऑफ द डे था। हमारे मतलब प्रत्येक दिन लोग मर रहे थे भुखमरी की वजह से, कुपोषण की वजह से मर रहे थे, समझे? कंट्री में देखो लगभग 30 करोड़ लोग आबादी थे, आबादी हमारा 30 करोड़ का था, वही 33 करोड़, मतलब 1951 का सेंसस है। भारत आज़ाद हुआ था तो वही 30 करोड़ के आसपास हमारा जनसंख्या था। सब लोग त्रासदी में थे, खाना नहीं था, तो वो स्थिति में डॉक्टर स्वामीनाथन जी रहे थे। तो उसके बाद देखो जब आज़ाद हुआ भारत 1947 में, तो उसके बाद भी जो एग्रीकल्चर हम जो कैरी किए, तो वो तो बढ़िया एग्रीकल्चर, प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर तो होगा नहीं, क्योंकि ब्रिटिश तो पहले पूरा एक्सप्लॉइट कर दिया है, ब्रिटिश तो पूरा एग्रीकल्चर को बर्बाद कर दिया है।
तो अचानक जो कॉलोनियल हैंगओवर है वो अचानक तो खत्म होने वाला है नहीं, तो कहाँ से आएगा व्हीट? अभी भी प्रोडक्शन होगा तो कितना 7 to 8 मिलियन टन होगा, और 7 to 8 मिलियन टन तुमको लगता है 30 करोड़ और 35 करोड़ आदमी का पेट भर सकता है? नो, बहुत प्रॉब्लम था। तो देखो यहाँ पे लिखा, कितना बढ़िया लिखा गया है, 1947 में देखो 6 मिलियन टन व्हीट था यार कंट्री में, 47 में 30 करोड़ आबादी है, कहाँ पहुँचेगा खाना? और वही अब देखो कितना कम बढ़ोतरी, देखो ना 1962 तक आते आते बस 10 मिलियन टन हुआ है, कोई बहुत बड़ा तो बढ़ोतरी नहीं है। 47 से 62 कितना साल हुआ? लगभग 15 साल हुआ जी। 15 साल में कोई बहुत बड़ा बढ़ोतरी नहीं है, समझे? मगर देखो डॉक्टर स्वामीनाथन के विजन के वजह से 1 साल के अंदर 7 मिलियन टन उसमें ऐड हो जाएगा, और ऐड होते 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 ये कंट्री जो फूड डिफिसिट कभी हुआ करता था, ये फूड सरप्लस की ओर बढ़ जाएगा। हाँ, पिछले साल हम लोगों ने राइस जो एक्सपोर्ट किया है, हाँ, दुनिया का 35 to 40% हमने किया है। हमने अच्छा खासा व्हीट भी किया है, समझे? हाँ, 135 मिलियन टन राइस उगाते हैं हम अपने देश में, बहुत ज़्यादा है। देखो व्हीट 113 मिलियन टन। हाँ, इसका साइड इफेक्ट भी है, लूफल्स भी है, उसको साइड रखते हैं, और उस पर स्वामीनाथन खुद भी बात किए हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग ज़्यादा तेज है स्वामीनाथन, इसलिए तो बोले कि एवरग्रीन रेवोल्यूशन से ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना? पहले क्या है, सॉरी, ग्रीन रेवोल्यूशन से एवरग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति से फिर एवरग्रीन रेवोल्यूशन का ही बात किए हैं कि अब क्या होना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट भी होना चाहिए। इन्होंने बात किया, अंतिम जाते जाते समय तक उन्होंने बात किया इस चीज़ पे। उस समय जो आवश्यकता था वो उन्होंने किया, और अभी तो बहुत रिसर्च हुआ। अब देखो इनको जो पैसा मिला, कहीं कहीं से अवार्ड सब मिला था, पैसा मिलता है साइंटिस्ट को पैसा, और बेचारा वो पैसा से भी अपना एक संस्था बनाए ताकि रिसर्च हो सके। तो ऐसे आदमी का तो आत्मा को सलाम है, समझे? आगे समझोगे तो देखो 1960s के टाइम पे देखो हम पूरा डिपेंडेंट थे ना स्टूडेंट PL480 व्हीट से, जो US से आता था, यूनाइटेड स्टेट देता था हमको, समझा? भूसा डिप्लोमेसी बोलते हैं इसको, और हर समय गिदर भपकी भी देता था US से। ज़्यादा बोलेगा तुम लोग, बोलेगा गरीब कंट्री, ज़्यादा बोलेगा मना कर देंगे ये व्हीट को। हम लोग चुपचाप भिखारी की तरह ले रहे थे, क्या करेंगे? हाँ, मगर नेहरू जी को रहा नहीं गया। नेहरू जी ने वियतनाम वॉर में क्रिटिसाइज कर दिया यूनाइटेड स्टेट्स को, उसके बाद क्या हुआ जानते हो? मना कर दिया, लोग बंद कर दिया, समझे? तो उस समय हमारा स्थिति ऐसा था स्टूडेंट कि हम PL480 व्हीट पे और ये PL480 कोई बढ़िया व्हीट नहीं है वहाँ का US का, मगर कुछ भी मिल जाए भाई, पेट भरना है, ठीक है? 1966 में देखो सीवियर ड्राउट आ गया, बताओ 66 में सीवियर ड्राउट आ गया भारत में, वही हमारा बिहार और उत्तर प्रदेश सब में आ गया था। तो 10 मिलियन टन PL480 को वहाँ से इंपोर्ट करवाना पड़ा हमें US से, समझे? ट्रेडिशनल व्हीट और राइस कल्टीवेटर। अब देखो मैंने कहा ना तुमको कि जो शुरुआत में जो हम लोग वैरायटी ऑफ सीड को जो उगाते थे, जो ग्रोन करते थे, वो बहुत टॉल होता था, स्लेंडर होता है। स्लेंडर मतलब लदा हुआ, ऐसे लदा हुआ रहता था। स्लेंडर का मतलब ये होता है। तो जब स्लेंडर होगा तो लॉजिंग हो जाएगा ना, तुम न्यूट्रिशन डालोगे तो फिर एक समय आके वो बहुत ही क्या बर्डन हो जाएगा उसके ऊपर, वो गिर जाएगा। तो प्रोसेसिंग होने से पहले ही वो तुम्हारा टूट टाट कर नीचे ज़मीन पे गिर गया है, तो कितना बर्बादी हो रहा है अनाज का, समझे? तो स्वामीनाथन को लगा कि नो, ये गलत तरीका है, इतना बड़ा बड़ा टॉल वैरायटी ऑफ सीड ठीक नहीं है, छोटा रहेगा, तुरंत होगा, तुरंत निकालेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, वो बेटर रहेगा। तो स्वामीनाथन ने भी यही किया। पर स्वामीनाथन बनाया नहीं है, बस स्वामीनाथन को दुनिया में क्या चल रहा है उनके बारे में नॉलेज था उनको, कि दुनिया में नॉर्मन बोरले भी है, वो भी बहुत कुछ कर रहे हैं, उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, वो भी बहुत अच्छे आदमी है, वो हमको दे देंगे, इस तरह का सोच था इनके पास। देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा वही सब चीज़ लिखा गया, दिस फ्लैट फॉल ऑन द, वही तो क्या होता है, ग्राउंड में गिर जाता था, समझे ना? और इसी को लॉजिंग कहते हैं, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा तुम लोग को। 1960s में देखो इन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप से कन्विंस किया कि हम 18,000 टन ऑफ हाई यील्डिंग ड्वार्फ मतलब छोटा वाला, हम व्हीट वैरायटी मंगवाना चाहते हैं मैक्सिको से, क्योंकि ये जो व्हीट वैरायटी है बाबू और कोई नहीं, नॉर्मन बोरले ने डिज़ाइन किया था, ठीक है? और नॉर्मन बोरले से बात किया कि इंडिया का ऐसा स्थिति है, वो भी बहुत ही अच्छे आदमी, बोले ठीक है करिए, ले जाइए। तो किसी तरह उस समय, क्योंकि उस समय इंपोर्ट करवाना बड़ा मुश्किल था स्टूडेंट, समझे? ये बिगेस्ट, देखो लिखा ना, बिगेस्ट शिपमेंट हिस्ट्री में, कि कहीं दूसरे कंट्री से तीसरे कंट्री में आया हो, 18,000 टन। उनके बाद देखो फिर उसके बाद फिर उसके ऊपर काम किया गया, क्योंकि देखो कहाँ मैक्सिको कहाँ इंडिया, दोनों का क्लाइमेटिक कंडीशन अलग होगा ना, तो इसमें और वैल्यू एडिशन किया गया ताकि लोकल कंडीशन को सूट कर सके। कल्याण सोना एंड सोनालिका,
न्यू इंडियन वीट वेराइटीज को चेंज किया गया इंडियन एग्रीकल्चर में जो अडॉप्ट कर सके। देखो स्टूडेंट, चमत्कार हो गया। 64 से लेकर 68 के बीच में जहाँ 10 मिलियन टन्स था वो बढ़ के तुम्हारा 17 मिलियन टन्स हो गया। तो थैंक्स टू दिस काइंड ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज एंड द एफर्ट ऑफ डॉक्टर स्वामीनाथन। समझ गया ना कितना फायदा हुआ? इनका काम को देखते हुए, इनका एफर्ट को देखते हुए इनको सबसे फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज इनको दिया गया। और ये कोई नहीं, उनके गुरु खुद नॉर्मन बोरले ने ही स्थापित किया था ये वर्ल्ड फूड प्राइज। ठीक है, और बोला कि ये तो बहुत बेस्ट आदमी है, इसने कितना लोग का जान बचाया है, ऐसा आदमी को मिलना ही चाहिए। दुनिया के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है ये, समझे? फर्स्ट है, दुनिया का फर्स्ट आदमी है वो। अब भारत का भी फर्स्ट आदमी होगा उस हिसाब से। और थर्ड आदमी अभी मिला ना उनको, बिहाना दीदी को फूड प्राइज ही था ना, वो भी वर्ल्ड फूड प्राइज ही है ना, वर्ल्ड फूड प्राइज ही होगा। अच्छा देखेंगे अभी, आज भी है डे टू डे करंट अफेयर्स में। तो ही वॉज अवॉर्डेड द फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज इन 1987। ठीक है, इनके लिए इनको दिया गया। हाई यील्डिंग वैराइटीज जो व्हीट और राइस का इन्होंने किया है, इसके लिए इनको दिया गया। अब देखो स्टूडेंट कहाँ, अब वही बोला कहाँ वैसा यात्रा 69 आते थे कितना हो गया, 17 मिलियन टन्स हो गए। तो वही बोला कि देखो 2020 और 21 बच्चे लोग और 22 से 23 तुम लोग देखो, इंडिया टोटल कहाँ व्हीट और राइस दोनों मिला के इंडिया बताओ कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितना 85 मिलियन टन हम बाहर एक्सपोर्ट कर दिए। और उसमें तो देखो राइस तो गजब ही हो गया, 35 से लेकर 40% भारत से ही राइस एक्सपोर्ट हो रहा है। यानी कि वर्ल्ड का बास्केट में हमारा 40%, 35 से लेकर 40% हमारा हाथ है। तो यात्रा कब से शुरू, कहाँ शुरू हुआ, और अभी देखो कितना हम सरप्लस हो गए फूड में। ये दिखाता है हमारा मतलब विजन, और इसमें डॉक्टर स्वामीनाथन का बहुत बड़ा रोल है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहाँ कहाँ क्या क्या काम किया है। 1979 में उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया। समझते हो ना, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सबसे बड़ा पोस्ट होता है, आई मीन मिनिस्टर के नीचे जो सेक्रेटरी है। ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन के अंडर उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया, सलाह उला करने के लिए। 80 में उनको मेंबर बनाया गया यूनियन प्लानिंग कमीशन का। सोचो कितना बड़ा बात है। 1982 से लेकर 1988 तक, ठीक है, वो देखो हमारा जो IRR फिलीपींस का, हमारा नहीं, हमारा तो कर चुके थे, ARI वाला कर चुके थे वहाँ पे दिल्ली वाला, है ना, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस का, इंटरनेशनल ही है, उसको भी हेड किए इन्होंने। कहने का मतलब ये आदमी का जो क्रेडिबिलिटी है केवल भारत में नहीं है, पूरा दुनिया में है, समझे। 1987 में, है ना, जैसे मैं कह चुका हूँ, फर्स्ट पर्सन है जिनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिला, और फर्स्ट फॉरेनर है जिनको फिलीपींस का सबसे हाईएस्ट अवार्ड मिला था। क्यों? अरे भाई फिलीपींस में वो बोर्ड में वो गए थे, बहुत अच्छा काम कर दिया वहाँ पे उन्होंने, इसलिए फिलीपींस का जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, फिलीपींस जान रहे हो जिसे कैपिटल मनीला है, बार बार मैं डिक्टेशन में लिखा था फिलीपींस के बारे में, आसियान कंट्री में आता है वो भी एक, तो उसका भी सबसे हाईएस्ट अवार्ड दिया गया। अब जो बेचारे थे वो कितना अच्छे आदमी हैं कि वर्ल्ड फूड प्राइज से जो उनको पैसा मिला, समझे, जो उनको 1987 में पैसा मिला, वो क्या किए, एक ट्रस्ट बना दिए वो पैसा से। तो होता है तुम लोग की तरह चना उना खा के ये भी बर्बाद कर देते, ऐसा नहीं किया इन्होंने, उस पैसा से एक ट्रस्ट बनाया, और उसी ट्रस्ट में मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसा रिसर्च होता है कि किसी तरह और सीड्स पे रिसर्च हो, सीड और बेटर हो, तब जाके तुम्हारा जो एग्रीकल्चर जो फार्मर्स लोग हैं उसका हित हो, कम्युनिटी का हित हो। तो इसका मतलब इनका पूरा जीवन ना पूरा फार्मर्स का ही हित पे गया है, समझे ना, पूरा वही सोचते रह गए कि किसी तरह फार्मर्स को पहुंचाना है। आज देखते हो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का बात होता है 23 क्रॉप्स पर, वो कहाँ से आया है, और डॉक्टर स्वामीनाथन का रिकमेंडेशन से ही आया है, बात समझे, A2+FL+ 50%। आगे देखो, इन 2004 ही वॉज मेड चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स। हाँ, जो नेशनल कमीशन था फार्मर्स का, उसका चेयरमैन बनाया गया इनको, क्योंकि बहुत बड़ा नाम हो गए थे ये तब तक। इसी को बोलते हैं स्वामीनाथन कमीशन। हाँ, इसमें 5 रिपोर्ट्स था तुम्हारा, 5 रिपोर्ट सौंपे गए 2 ईयर्स में, सेंटर को दिया गया। इनके काम को देखते हुए इनको राज्यसभा का मेंबर भी बनाया गया, समझे, 2007 से लेकर 2013 तक। फर्स्ट वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज जो बना तुम्हारा ICR हमारा भारत का, ठीक है, वो भी इनको दिया गया था 2018 में, यानी कि जस्ट अभी मोदी जी के अंडर दिया गया है। ठीक है, जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है सब प्राइज रखे हुए हैं अपने हाथ में। अभी बच्चे लोग समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं हम, जो इंडियन काउंसिल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर है ना,
उन्होंने जो बनाया वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज़, उसमें भी इनको दिया गया 2008 में, पहले पर्सन ही है 2018 में। अब देखो ये शख्सियत को क्या क्या नहीं मिला। जब ये 42 ईयर्स के थे तो इनको पद्मश्री मिला था, जब ये 47 ईयर्स के थे तो इनको पद्म भूषण मिला था 72 में, ठीक है, पद्म विभूषण भी मिला, रमन मैग्सेसे भी मिला। और मैं कहता हूँ कि चूँकि ये इनका निधन हो चुका है तो इनको यदि भारत रत्न मिल जाता है तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ना ही कोई प्रोटेस्ट होना चाहिए, ना ही कोई विवाद होना चाहिए। ही डिजर्व्स भारत रत्न ऑल्सो। समझ गए स्टूडेंट? यहाँ देखो, तो आखिर ये जो नेशनल कमीशन जो तुम्हारा बना 2004 में, इसका क्या फ़ायदा हुआ, इस रिपोर्ट में क्या था? ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अभी का एग्रीकल्चर को समझने के लिए। समझ गए? तो 2004 में फर्स्ट टाइम तुम्हारा ये बना है, तुम्हारा ये नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स बना है। इसमें वही बात किया है कि आखिर क्या प्रॉब्लम है फार्म फैमिलीज़ को, यानी कि फैमिली जो फार्मर्स है उसको क्या मेन प्रॉब्लम क्या है। ये कमीशन, ये रिपोर्ट तुम्हारा 2006 में सौंपा गया सरकार को। इसमें बोला गया कि एग्रीकल्चर का तो एडवांसमेंट होना ही चाहिए, साथ साथ जो फार्मिंग फैमिलीज़, जो फार्मर्स है, उसका भी उत्थान होना चाहिए इकोनॉमिकली। खाली टेक्नोलॉजी इंटरवीन करने से नहीं होगा एग्रीकल्चर में, साथ साथ इनका जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी उसको भी बढ़ाना होगा। अब देखो तुम खुद सोचो, हम लोग जानते हैं इस चीज़ को कि फार्मर्स का बेटा कोई फार्मर्स बनना नहीं चाहता है। ये क्यों नहीं बनना चाहता है? क्योंकि वो कमाई नहीं है उसमें। जब आप एग्रीकल्चर को प्रॉस्पर कर दोगे और यदि एक फार्मर्स 1 लाख 2 लाख का महीना कमाना शुरू कर दे तो उसके बच्चे को भी एक बहुत अच्छा इंस्पिरेशन मिलेगा कि छोड़ो बाहर क्या नौकरी करेंगे, हम अपना फार्मिंग ही करते हैं, अच्छा खासा कमा सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉस्पेरिटी हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं और फिर इंडिया आते हैं, अपने गाँव आते हैं और बहुत अच्छा फार्मिंग करते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि एक बेस्ट एग्जाम्पल तुमको उस तरफ भी मिलेगा। कावड़ झील है ना अपना, कावड़ झील के आसपास मैंने सुना है कि एक कोई बाहर से पढ़ के आया है और बहुत अच्छे से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहा है, ड्रिप इरीगेशन सब चीज़ का जो भी टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ कर रहा है, बहुत बढ़िया बना दिया है उसने। सच में ना, यदि पढ़ा लिखा आदमी यदि फार्मिंग करना शुरू कर दे तो वो तो लॉट ऑफ रिसोर्सेज जनरेट कर सकता है। क्योंकि जो घिसा पिटा हुआ पहले का मेथड चल रहा है उसमें तुम वैल्यू एडिशंस करोगे और अच्छे से, तो एक तो दूसरे फार्मर्स को भी तुम सिखा सकते हो, है कि नहीं? बताओ, तो दूसरे फार्मर्स को भी फायदा होगा। यहाँ पे देखो, तो इम्पॉर्टेंट जो गोल था स्टूडेंट नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स का कि किसी तरह इकोनॉमिक वायबिलिटी जो फार्मिंग कम्युनिटी का उसको ठीक करे, समझे? और उसके लिए ज़रूरी है उनका नेट इनकम। तो इसलिए एमएसपी वाला कॉन्सेप्ट आएगा कि भाई अब फार्मर्स इतना मेहनत से जद्दोजहद से मेहनत कर रहा है, 4 बजे उठता है, फसल बोता है, दुनिया भर का चीज़। तो जब इसका प्रोडक्शन हुआ और कोई लेने वाला नहीं है तो सरकार को उस समय इंटरवीन करके लेना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। अब बताओ, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, प्रोडक्शन हो गया, वो गल जाएगा, खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, तो क्या फ़ायदा हो बेचारा मेहनत का, है कि नहीं? बताओ। तो एमएसपी वाला कॉन्सेप्ट आया। हाँ, ये अलग बात है कि डॉक्टर स्वामीनाथन का जो एमएसपी का कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा डिफरेंट था, मगर सरकार ने वो नहीं माना, क्योंकि एमएस स्वामीनाथन का माना था A2+ FL+, दूसरा भी इम्प्यूटेड वाला भी, लैंड वाला भी, याद है ना, बताए थे तुम लोग को। हाँ, ओवरऑल में कि अपना लैंड भी है तो उसको आप रेंट जोड़ के दो, हाँ, लेबर चार्ज भी अलग से जोड़ के दो, उसका एंटरप्रेन्योरशिप वाला भी चीज़ जोड़ के दो, याद है ना? A2+ FL+ DL शायद होगा, हाँ DL होगा। मैं भारत सरकार ने बोला कि यदि DL वाला चीज़ एलिमेंट डाल देंगे, थर्ड वाला चीज़, तो महंगा हो जाएगा, उतना हम नहीं दे सकते, हम A2+ FL+ 50% देंगे। तो कहीं ना कहीं A2+ FL+ 50% आया, ताकि डॉक्टर स्वामीनाथन का रिकमेंडेशन सही आया है, तो हम इसलिए डॉक्टर स्वामीनाथन को इस चीज़ के लिए क्रेडिट दे सकते हैं। समझे स्टूडेंट? तो व्हाट आर द अदर रिकमेंडेशन? देखो क्या क्या रिकमेंडेशन दिया है। तो देखो यहाँ पे देखो, इन्होंने जेंडर डायमेंशन पे भी बात किया है। इन्होंने जेंडर, वही जानते हो ना, फेमिनाइजेशन पे भी बात किया है कि जानते हो कि एग्रीकल्चर जो फार्मर्स होते हैं तो केवल मेल नहीं होते, ज़्यादातर फीमेल होते हैं, क्योंकि मेल काउंटर पार्ट तो चला जाता है काम करने के लिए दूसरी जगह पे, तो फीमेल बहुत काम करती है फार्म में। और यस, तुम लोग भी देखे होगे कि फीमेल बहुत काम कर रही है। तो इन्होंने कहा कि ह्यूमन और जेंडर डायमेंशन भी होना चाहिए, यानी कि जब फार्म पॉलिसी बना रहे हैं तो उस समय दोनों जेंडर को लेके हमें इस तरह का प्रोग्राम और पॉलिसी डिज़ाइन करना चाहिए, समझे? और इन्होंने कहा है कि सस्टेनेबल रूरल लाइवलीहुड होना चाहिए, ताकि रूरल लाइवलीहुड मतलब सस्टेनेबल है कि प्रत्येक साल उसको मिले।
पैसा मिले, समझे। हाँ, इन्होंने ये भी कहा था कि सोशल सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप्ड होने चाहिए कंट्री में, और फार्मर्स को किसी न किसी तरह से सपोर्ट मिलना चाहिए। लैंड, वाटर, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट रिसोर्सेस, इसको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, समझे। इसको प्रोटेक्ट करके, ये नहीं कि, क्योंकि जानते हो कि ग्रीन रेवोल्यूशन में हुआ क्या था कि भले ही आपका कंट्री में फूड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, मगर वाटर टेबल तो बहुत डाउन हो गया। टू मच फर्टिलाइजर यूज़ किए हैं हम लोग शुरुआत में 1960s लास्ट में और 1970s अर्ली में, तो टू मच फर्टिलाइजर यूज़ करने की वजह से भी तुम्हारा जो फर्टिलिटी है सोइल का वो तो ख़त्म हो गया। और अभी पंजाब और हरियाणा इस कगार पे है कि 30-40 साल में वहाँ रेगिस्तान हो जाएगा, वाटर टेबल घटते चला गया। तो अब ज़रूरी है हमें, है ना, एवरग्रीन एग्रीकल्चर की ओर जाना, इसको स्मार्ट एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं हम लोग। अब हम लोग काउ डंग यूज़ करें, अब हम लोग बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट पे काम करें, अब हम लोग फर्टिलाइजर को यूज़ ना करें, क्योंकि जानते हो कि नाइट्रोजन का जो एफिशिएंसी है वो मात्र 30% है, यानी कि 100 यूनिट्स आप नाइट्रोजन आप सोइल में दे रहे हो तो 30% ही वो एब्जॉर्ब कर रहा है। बहुत सारा चीज़ें ऊपर में आपका ग्रीन हाउस बस बन के उड़ जा रहा है और नीचे लीचिंग हो जा रहा है, नाइट्रस लीचिंग हो जा रहा है, वही फिर ओशन में जाएगा, फिर यूट्रोफिकेशन हो जाएगा, वहाँ अलगल ब्लूम हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट। तो इसीलिए देखो रमेश रालिया आए थे, उन्होंने नैनो यूरिया पे काम किया है। तो देखो एक से एक, देखो देश इतना बड़ा विशाल देश है, एक से एक डॉक्टर स्वामीनाथन आएंगे अलग अलग रूप में, और एक तो रूप तो रमेश रालिया का भी है। इतने यंग डैशिंग सुंदर साइंटिस्ट, बहुत कम एज में 30-35 साल की उम्र में ही भारत को कितना कुछ दे दिया। वो चाहते तो वो अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो यूएस को भी बेच सकते थे, मगर उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम भी काम करेंगे स्वामीनाथन की तरह ही। आए इंडिया में, लगा दिए, इंडिया में दिया, अब देखो कितना फ़ायदा हुआ इंडिया वाले को। तो बनना है तो ऐसा बनो, राष्ट्रभक्त इसको बोलते हैं, समझे ना। ये ट्रू एग्जाम्पल है नेशनलिस्ट का। पढ़े, इतना पढ़े कि देश को भी सफलता मिला उस पढ़ाई से। तुम लोग पढ़ गए, करप्शन करेगा। देखो उसके बाद देखो इन्होंने, हाँ, ये सब चीज़ काम किया, बोला कि यस फार्मर्स को मिलना चाहिए। और इनफैक्ट अभी देखते हो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ना, ये फार्मर्स के लिए बहुत सारा प्रोग्राम है ना, तो कहीं ना कहीं इनके रिकमेंडेशन से ही है वो सब चीज़। हाँ, फाइनली देखो प्रोडक्शन पे बात किया, कैसे इनपुट होना चाहिए, कैसे सीड होना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कैसे बायोटेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन होना चाहिए, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का कैसे इंटरवेंशन होना चाहिए ताकि एग्रीकल्चर और बेटर हो सके, वो सभी चीज़ उन्होंने सुझाव दिया था, समझे। अब देखो इनके सुझाव के बेस से एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, कभी खाली एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री बोला जाता था स्टूडेंट, उसका नाम बदल करके देखो क्या लिख दिया गया, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री। अब यही समझो ना तुम, केवल एग्रीकल्चर नहीं, फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री, फार्मर का हित चाहने वाला मिनिस्ट्री। तो ये एक नोमेनक्लेचर में भी दिखता है कि इंटेंट क्या है। नंबर 1, सोइल हेल्थ कार्ड इशू हुआ कि नहीं हुआ, कि सोइल के बारे में पता चला कि सोइल कैसा है कि नहीं है। उसके लिए जानते हो कि केंद्र वगैरह खोला गया जहाँ पे सोइल टेस्टिंग होगा, खोला गया ना, बिल्कुल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक ह्यूमन हेल्थ, उसी तरह तुम्हारा सोइल हेल्थ कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दे बिकॉज ऑफ हिस रिकमेंडेशन। एनसीएफ का रिपोर्ट के वजह से हुआ। दोनों देखो बजटरी सपोर्ट और नॉन बजटरी सपोर्ट दिया गया तुम्हारा माइक्रो इरिगेशन के लिए, वही ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन के लिए, कि कम से कम पानी खर्च हो। देखो पानी ज़्यादा लगा दोगे खेत में तो फसल तुम्हारा अच्छा होने वाला नहीं है, पानी उतना ही लगाना चाहिए जितना रिक्वायर्ड है। इसी को हम कहते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बात समझे ना। हाँ, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय संपदा योजना, जहाँ पे हम फार्मिंग एग्रीकल्चर का बात करते हैं, वही ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का बात करते हैं, बात समझे। उसके बाद देखो इन्होंने कहा कि कैटल ब्रीडिंग होना चाहिए। जैसे जानते हो ना हमारा जो गाय सब है, गाय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखो उसके लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन चला। अब तो ये भी बात चल गया था कि कैटल के लिए भी अपना एक आधार कार्ड टाइप का सिस्टम होगा, है कि नहीं, बताओ तो। ई नाम जानते हो, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ये भी क्रिएट हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ द एफर्ट ऑफ डॉक्टर स्वामीनाथन। तो डॉक्टर स्वामीनाथन को चाहे सरकार किसी का भी रहे, चाहे वो कांग्रेस का सरकार हो, चाहे वो कॉलिशन का सरकार हो, चाहे अटल जी का सरकार हो, चाहे मोदी जी का सरकार हो, सब सरकार ने बखूबी ढंग से इनके रिकमेंडेशन को माना है बिना कोई विवाद का, समझे। तभी तो 2018 में मोदी जी वो समझ रहे ना, वो बना के उनको दे दिए प्राइज 2018 का। तो सबके साथ रिलेशन बहुत बढ़िया था। इनफैक्ट डॉक्टर स्वामीनाथन का स्टेचर इतना बड़ा है बच्चे लोग कि डॉक्टर स्वामीनाथन बगल में बैठ जाएगा ना और यहाँ कोई बोलेगा तो, और डॉक्टर स्वामीनाथन यदि सर झुकाए तो समझो कि बहुत इंपॉर्टेंस हो गया उसको, उस आदमी का बोला हुआ चीज़। एक मैंने देखा था 2018 का या 17 का वीडियो था, उसमें डॉक्टर स्वामीनाथन बगल में बैठे हैं, मोदी जी स्पीच दे रहे हैं और डॉक्टर स्वामीनाथन इससे बैठे हुए
है, यूट्यूब पे होगा। स्ट्रेचर बड़ा है उनका, यही बोलना चाह रहा हूँ। देखो तो यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट, वही मैंने कहा है जैसे कि एमएसपी वाला जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल एनसीएफ का रिकमेंडेशन, वही स्वामीनाथन कमीशन का ही रिकमेंडेशन है, समझ गए ना। हाँ ये अलग बात है, दो पार्टली माना है, क्योंकि ये तो बोले थे A2 प्लस FL प्लस DL वाला भी, मगर भारत सरकार बोला कि इतना हम ले लेंगे तो बहुत सारा चूना लग जाएगा हमको, तो A2 प्लस FL प्लस 50% माना है। और इतना ही नहीं स्टूडेंट, ये जो मिड डे मील स्कीम होता है ICDS जानते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो स्कीम्स है मिड डे मील सब, उसमें भी पल्सेस वुल्सेस ऐड करने का बात इन्होंने ही किया था। अब हुआ है, अंडा मिलता है ना, अंडा मिलता है जो प्रोटीन वाला चीज़ है, तो ये इनके रिकमेंडेशन वजह से बच्चा लोग जो छोटा बुजुर्ग लोग है वही ना देश का वो बनेगा, देश का तारा बनेगा, देश का सितारा बनेगा, देश का भविष्य बनेगा, है ना। अब उसको तुम गंदा ना खिलाओ तो कैसे भविष्य बनेगा, वो तो फिर ऐसा वाला हो जाएगा वो। तो यदि किसी भी देश का निर्माण करना है, देश को आगे पहुंचाना है, तो जो बुजुर्ग लोग हैं ना, छोटा बच्चा लोग, उसको तुमको सही एजुकेशन, सही पोषण, सही हेल्थ सब कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि वही बड़ा बनेगा वो बाद में जाके, समझ गए ना। तो बच्चे लोग को अच्छा इकोसिस्टम, अच्छा संस्कार, अच्छा हेल्थ केयर, अच्छा एजुकेशन दोगे तो आखिर इजराइल इतना औना पौना का कंट्री क्या है, वो कंट्री ठीक से मैप में दिखता नहीं है वो, और आज देखो इजराइल बोलते वक्त भी कितना मज़ा आता है। हमास का हालत तो ख़राब कर देगा, पूरा घेराबंदी कर दे, 1 लाख सैनिक भेजा है घेरने के लिए, समझा, पूरा घेर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हमास को कैसे डिटेक्ट किया जाए, कि हमास, वही मैं आज इंग्लिश क्लास में भी बोल रहा था कि हमास कई कंट्री के लिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और कई कंट्री के लिए तुम्हारा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्योंकि हमास ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सोशल वेलफेयर प्रोग्राम भी चलता है, उसके अपने वर्कर्स भी हैं, अब बेचारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब कैसे उस आदमी को तुम मारोगे, उसको कैसे चुनोगे फिर वहाँ पे, और वहाँ पे जो गाजा पट्टी में जो लोग रह रहे हैं तो हाई अलर्ट जारी होगा। अब क्या होगा उनके साथ तो भगवान जाने। हाँ टेंसली पकड़, हाँ बहुत बुरा स्थिति होगा। देखो यहाँ पे तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एवरग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन का बात की है, अब एवरग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि जानते हो कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से बहुत नुकसान हुआ है, फायदा तो बहुत हुआ है मगर नुकसान भी हुआ इन्वायरमेंट इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि टू मच फर्टिलाइजर आपने यूज़ कर दिया, फर्टिलाइजर यूज़ कर दिया तो फर्टिलाइजर से आपका सोइल फर्टिलिटी खत्म हो गया। अब आपको पानी चाहिए तो पानी आप लगा के पंजाब जैसा जगह पे भी आप पानी निकाल लिए, जबकि और राइस और व्हीट के लिए पंजाब कंड्यूसिव है ही नहीं, फेवरेबल है ही नहीं वो जगह, फिर भी वाटर टेबल डाउन हुआ ना। तो अब क्या ज़रूरत है, तो इसलिए बोले कि अब ये ज़रूरत है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई और साइंटिफिक वाटर मैनेजमेंट, वही ड्रिप इरीगेशन सब, माइक्रो इरीगेशन सब का जरूरत है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन का दौर खत्म हो, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में बहुत सारा इकोलॉजी पे भी दिक्कत हुआ है, बट अब क्या कर सकते हैं, इसको हम एवरग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ मूव कर सकते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल इन्होंने बताया है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना चाहिए, मैं बहुत पहले से ही बोल रहा हूँ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ तो। वर्षा हो रहा है, वर्षा तुम्हारा ड्रेन बन के उड़ रहा है, बह रहा है, अरे भाई उसको कलेक्ट करो उसको बाद में यूज़ करो। ऐसे राजस्थान में कितना बढ़िया व्यवस्था है ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और अभी से नहीं, एंशिएंट इंडिया से है, समझे, एंशिएंट इंडिया से बताए थे ना कई बार, वो हम लोग आर्ट एंड कल्चर देख रहे थे, तो एंशिएंट इंडिया से व्यवस्था है रेन हार्वेस्टिंग का, और ये व्यवस्था हर जगह ही कायम होना चाहिए। नंबर 1 फर्दर इंट्रोड्यूस होना चाहिए, और ग्रीन लिग्यूम्स का मतलब क्या है, छोटे छोटे पौधे जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, तो बहुत फायदा होगा ना सोइल को। अभी सोइल का क्या है कि नाइट्रोजन पूरा उड़ के चला जा रहा है, तो ऐसे जैसे पी हो गया तुम्हारा, पल्सेस वगैरह सब हो गया, उसको ठीक से रोप दोगे तुम खेत में तो क्या नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, तो ऐसा चीज़ लगाने की ज़रूरत है। सोइल हेल्थ मैनेजर्स होने चाहिए ताकि सोइल पे ठीक से चेक हो सके क्या प्रॉब्लम है उसका, सैलिनिटी का प्रॉब्लम, अल्कलिनिटी का प्रॉब्लम, वाटर लॉगिंग, ये सब प्रॉब्लम खत्म हो सके। तो यही तुम्हारा क्या है, एवरग्रीन रेवोल्यूशन है, और ये और कोई नहीं, खुद डॉक्टर स्वामीनाथन बोले हैं, समझ गए ना। तो यदि डॉक्टर स्वामीनाथन को हम यदि ट्रिब्यूट देना चाहते हैं, श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो हमें एवरग्रीन रेवोल्यूशन पे काम करना होगा। आर गेटिंग मी, समझ गए ना, ये सबसे बड़ा ट्रिब्यूट होगा उनके लिए। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, बड़ा है जी, बड़ा है, ध्यान रखना पड़ेगा तुम लोग को। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, इफेक्ट ऑफ पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा, ये हिंदू पेपर में आया था 26 सितंबर को।
तो मामला तो जान ही रहे हो, नगोर्नो कराबाख कितना बार बता चुके हैं तुम लोग को। तो थोड़ा सा एक ब्रीफ देखते हैं। कभी यूएसएसआर भी हुआ करता था, जानते हो तुम लोग, है ना। सुपर पावर में एक पावर ये भी था, ये ईस्टर्न ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता था। तो वेस्टर्न ब्लॉक को कौन रिप्रेजेंट करता था? यूएस। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार 2 ही सुपर पावर बन के निकला, इधर से यूएसए और यूएसएसआर। पर जानते हो 90 आते आते कोल्ड वार खत्म हो गया। और कोल्ड वार जब खत्म हुआ तो एंड क्या हुआ कि 15 कंट्री, यूएसएसआर से 15 कंट्री बन गए। और एक उसमें जो सबसे बड़ा कंट्री रह गया वो रसा रह गया, जिसको तुम लोग रसिया कहते हो। एक्चुअल में किस तरह बोलना चाहिए? रसा, रसा शब्द है। ये भी हम एक फिलोसोफर एक प्रोफेसर से सीखे थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, बोलते रसा बोलो, रसा, ठीक है। अब 14 कंट्री में एक यूक्रेन भी है, जॉर्जिया भी है, बहुत सारा कंट्री है, लुथेनिया भी है, इस्टोनिया भी है, समझे। तो अब देखो टूटने, अब कहोगे ना तुम, तब कभी सोचते हो ये बात, इधर देखो तो क्या, इधर सोचो तो, कभी ये बात सोचे हो तुम लोग कि एक तरफ अजरबैजान है, एक तरफ आर्मेनिया है, तो बीच में आर्मेनिया वाला पॉपुलेशन कैसे आया? नहीं, दिमाग में नहीं आया होगा, मगर अभी सोचोगे तो कहीं आ जाएगा। आया था कि बीच में कैसे क्रिश्चियन पॉपुलेशन आ जाए? बाबू, जब देश एक है तो कहीं पे भी कोई पॉपुलेशन हो सकता है। जैसे भारत एक है तो उत्तर प्रदेश में इतना मुस्लिम पॉपुलेशन कैसे आया? अभी कहते हैं भारत एक है, कहीं पे भी रह सकता है भाई। अब वही मान लो कि बिहार और उत्तर प्रदेश और सब टूट जाए तो एक शक होगा कि अच्छा ये मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ ज़्यादा है और थोड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन आसाम में, तो दोनों में दूरी कैसे आया? और फिर आसाम वाला लोग बोल रहा है कि यूपी वाला लोग को हम जोड़ेंगे क्या कि मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है। जब एक राष्ट्र होता है ना तो आपका जो ग्रुप है वो कहीं पे भी रह सकता है, मगर जब राष्ट्र टूटता है तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अभी जस्ट एग्जांपल देखो, इसका भी हमास और इजराइल का भी यही प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ पे यही प्रॉब्लम हो रहा है उसका भी। बात समझे? यहूदी के बीच में कैसे आए हैं मुसलमान से? यही क्योंकि यहूदी तो बहुत पहले का, मुसलमान से भी पहले का चीज है वो यहूदी। और इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस, उधर नहीं जाएंगे, बहुत बहुत लंबा हिस्ट्री है इसका। तो यहाँ पे समझो कि अब समझ में आ गया, जब कंट्री एक था, यूएसएसआर था, तो भाई तुमको क्रिश्चियन वाला कहीं रहना है रहो, मुसलमान वाला रहना है कहीं रहो, शिया वाला रहना है कहीं रहो, सुन्नी वाला कहीं रहना है कहीं रहो, क्या दिक्कत है? एक कंट्री है, कोई दिक्कत नहीं होगा। मगर जब कंट्री टूट जाए, 1990 में वही कंट्री बिखर जाए 15 पार्ट में, तो कुछ एक बाउंड्री बना लेगा, पता चला कि आर्मेनिया वाला जो था तुम्हारा क्रिश्चियन तो था, इसके अंदर रह गया, अब उसके ऊपर खूब टॉर्चर होगा। ये हुआ है एक्चुअली। और जब बगल में आर्मेनिया वाला लोग है तो आर्मेनिया वाला लोग तो आर्मेनिया जो कंट्री है वो तो चाहेगा कि हमारा भाई लोग उसके अंदर है, अजरबैजान के अंदर है, किस तरह उसको सपोर्ट करे, किस तरह उसको हथियार दे, कहेगा वो उतना ही वो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी चलाएगा वहाँ पे और हम सपोर्ट करेंगे। अब क्या हुआ कि ये जो आर्मेनिया है, आर्मेनिया को सपोर्ट था रसा से। आर्मेनिया बोला क्योंकि रसा इज ऑल अबाउट योर क्रिश्चियन, ठीक है ना, रसिया पूरा क्रिश्चियन से भरा हुआ है, ठीक है। ये अलग बात है कि हिंदू भी बहुत अभी आबादी बढ़ रहा है वहाँ पे, दूसरा विषय। तो आर्मेनिया को बोला है कि भाई शांति करो ना, तुम ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं, अजरबैजान क्या करे, कुछ नहीं करेगा, वो हो जाएगा तुम्हारा हिस्सा। रसिया तो बोल दिया, हमारा रसिया तो खुद बिजी है यूक्रेन के ऊपर, तो क्या ध्यान देगा इधर। और टर्की पूरा सपोर्ट दे रहा है अजरबैजान को, तो टर्की के सपोर्ट से अजरबैजान ने वो जगह जो फ्रोजन कल्प्रिट था उसको कंट्रोल कर लिया। और वहाँ पे सेपरेटिस्ट गवर्नमेंट चल रहा था इतना दिन से। सेपरेटिस्ट गवर्नमेंट समझ लो ना, भले ही तुमको इंटरनेशनल कम्युनिटी उस चीज़ को एक कंट्री घोषित नहीं करे, मैं वहाँ पे चला रहा है सेपरेटिस्ट। फलस्तीन समझता है बच्चा लोग, फलस्तीन 2 भाग में डिवाइडेड, समझा। एक गाजा स्ट्रिप है, वही जो वेस्ट बैंक है, और उधर एक दूसरा तरफ वो ऊपर वाला है जो लेबनान के पास में है, दोनों का सरकार अलग है, समझा। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी वाला 2 अलग है, दोनों झगड़ा होता है। ईरान का सपोर्ट दोनों की तरफ नहीं है, ईरान का सपोर्ट हमास को है और उसको सपोर्ट नहीं है, तो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी कहते हैं इसको। भले ही तुम अभी फलस्तीन बोलोगे तो दोनों को जोड़ के बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। बात समझ गए ना? तो यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है लगभग। तो अब क्या हुआ कि आर्मेनिया को मिला ही नहीं सपोर्ट रसा का, और उधर अजरबैजान को सपोर्ट मिल गया टर्की का, तो कंट्रोल कर लिया। मैं सबसे बड़ा बात है कि चलो अभी तुम कंट्रोल कर लिए इसको, मगर वहाँ पे जो लोग हैं बेचारे लोग, क्रिश्चियन वाले लोग सब है, कहीं उसका जेनोसाइड कर दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। वही इशू है। देखो यहाँ पे
अजरबैजान ने रिक्लेम किया कि हम नगोर्नो कराबाख प्रोविंस को कंट्रोल कर लिए, जो कि मेरा हिस्सा है, समझे। और हम आर्मेनियन पॉपुलेशन से बातचीत कर रहे हैं। आई विल टॉक टू देम, बात करेंगे उससे, क्योंकि आपको रखना पड़ेगा, उसको टेबल पर रखना पड़ेगा ये लोग को, है ना। बहुत सारे लोग को अब इससे बहुत सारे लोग को डर हो गया, भाग रहा है, घर इधर उधर छोड़ के भाग रहा है। सब जानते हो कि कभी भी कंट्रोल हो जाता है तो लोग भाग, हमारे से भी तो कितने लोग दौड़ के भाग रहे हैं इधर उधर, है ना, उस जगह से। तो नगोर्नो कराबाख देखो, ये एथनिक आर्मेनियन फोर्सेस, देखो आर्मेनिया ने इसको सपोर्ट किया ना, और तब से देखो बस सेपरेटिस्ट फाइटिंग दैट एंडेड इन 1994 में तुम्हारा वहाँ पे टेंडेंसी, वो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी जो था वो 1994 में जाके एंड हुआ है। और अभी भी वहाँ पे अच्छा खासा तुम्हारा फोर्सेस था इसका, आर्मेनिया का। हाउएवर अजरबैजान को देखो 2020 में मिल गया था सफलता। उस समय रसिया ने हेल्प किया था, रसिया ने 2000 रशियन पीस मेकर वहाँ पे भेजा था मॉनिटर करने के लिए, तो उस समय तो कंट्रोल कर लिया। अब फिर बीच में वजन कंफ्लिक्ट हुआ तो फिर कंट्रोल कर लिया, तो इसलिए बोला कि हम पूरा अब कंट्रोल करके रख लिए हैं। और इधर आर्मेनिया लोग चुपचाप बैठा हुआ है शांति से, क्योंकि उसको सपोर्ट ही नहीं मिला रसिया का। जो सपोर्ट 2020 में मिला वो सपोर्ट नहीं मिला इधर अभी। बात समझ रहे हो ना। तो ये देखो, ये वाला देखो, ये फ्रोजन कन्फ्लिक्ट एग्जाम्पल दिया गया है, बताए थे ना, ये ट्रांसनिस्ट्रिया मोल्डोवा, ये भी एक कंट्री बना है यूएसएसआर टूट के। जॉर्जिया का देखो साउथ ओसेटिया, अबकाजिया, ये दो जगह है। भले ये लोग सेपरेटिस्ट चल रहा है यहाँ पे भी, मगर इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको कंट्री घोषित नहीं किया है, बोलता है अभी भी जॉर्जिया ही है, मगर यहाँ पे सेपरेटिस्ट गवर्नमेंट चल रहा है। सेपरेटिस्ट गवर्नमेंट समझ रहे हो ना, जो जॉर्जिया का तुम्हारा गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता है। और यहाँ पे देखो बच्चे लोग, मेन मतलब तुमको इससे है, देखो यहाँ पे और समझ में आ जाएगा ठीक से। देखो नगोर्नो कराबाख दिख गया तुम लोग को। देखो अजरबैजान ने क्या बोला, अजरबैजान ने कंट्रोल कर लिया इस चीज़ को, हालांकि अजरबैजान का ही हिस्सा हो, मगर यहाँ पे सेपरेटिस्ट टेंडेंसी था। और उसको सपोर्ट कौन कर रहा था, आर्मेनिया का सपोर्ट कौन कर रहा था, रसिया। अजरबैजान कौन सपोर्ट कर रहा है, टर्की मुसलमान देश है, और आर्मेनिया क्या है, क्रिश्चियन भरा हुआ है, तो क्रिश्चियन को सपोर्ट करेगा। देखो रिलीजन तो बहुत बड़ा फैक्टर है स्टूडेंट। तो अजरबैजान ने कहा है कोई बात नहीं, नगोर्नो कराबाख में जो भी लोग को दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं, हम इसको इक्वल सिटीजनशिप का दे देंगे, इन लोग को भी सिटीजन बना देंगे हम, ठीक है। हम पूरा फ्रीडम ऑफ राइट्स देंगे, जो संविधान में हमारे लिए, हमारे सिटीजन्स के लिए है, तो वो बिल्कुल वो इन लोगों को भी दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई टेंशन मत लो। अब इन लोगों को डर है, नगोर्नो कराबाख का जो कॉमन पीपल होगा उसको तो डर होगा, सभी लोग तो बंदूक लेके थोड़ी चलते हैं, बहुत सारा कॉमन है, उसको डर होगा कि भाई अब अजरबैजान हमको कंट्रोल कर लिया, हालांकि उसका अंदर का हिस्सा है, वहाँ तो सेपरेटिस्ट चल रहा था। अब अजरबैजान बोला कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुमको सिटीजनशिप देंगे, मगर बोलना अलग बात होता है और करना दूसरा चीज़ होता है। क्या भरोसा यहाँ पे लोग को चुन चुन के मारे तो जेनोसाइड हो जाए तो, जैसे क्या हुआ म्यांमार में, मिलिट्री जुंटा कितना हावी पड़ा है जानते हो ना तुम लोग, इसलिए तो FATF में ब्लैक लिस्ट में उसको भी डाल दिया गया, म्यांमार को भी रिसेंट टाइम में हुआ था ये चीज़। आगे देखो स्टूडेंट यहाँ पे, तो देखो वही मेन बोला कि इसका जो रूट है, आज नगोर्नो कराबाख का फ्रोजन कन्फ्लिक्ट बोलते हैं, इसका तो बहुत पहले सोवियत यूनियन एरा से इसका मिलता है। और सही बात है, मैंने कहा है तुम लोग को, ये सब चीज़ बता दिया है मैंने कि जो कन्फ्लिक्ट है तुम्हारा वो सोवियत यूनियन के टाइम से ही है तुम्हारा, समझे, क्योंकि ब्रेक अवे हो गया था, आसिया मेजोरिटी अजरबैजान में चला गया, वो एक कंट्री बन गया, आर्मेनिया बन गया, बीच में तुम्हारा नगोर्नो कराबाख रह गया, और वो अजरबैजान के अंदर रह गया, जबकि वहाँ पे क्रिश्चियनिटी ज़्यादा है और आर्मेनियन पॉपुलेशन है। वही मैंने कहा है कि देश एक है तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी धर्म रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, मगर वही टूट जाएगा तब फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। उसके बाद देखो नगोर्नो कराबाख को रन करे थे आर्मेनियन सेपरेटिस्ट, बोले ना हम तुमको, आर्मेनियन सेपरेटिस्ट कर रहे थे, है ना, और उसको तुम्हारा आर्मेनिया सपोर्ट कर रहा था। मगर 2020 में क्या हुआ, अजरबैजान को टर्की को हेल्प मिला और उसके बाद इसे कंट्रोल कर लिया, और इस बार तो 23 में तो और फुल कंट्रोल कर लिया, इस बार तो फुल कंट्रोल हो गया। अब मुश्किल है, क्यों, क्योंकि अब रसिया सपोर्ट करने के लिए आएगा नहीं, क्योंकि रसिया का ध्यान पूरा यूक्रेन की तरफ है। बात समझ गए ना, अभी भी तो वो युद्ध चल ही रहा है उसका। अब देखो रसिया, व्लादिमीर पुतिन को कितना अच्छा लग रहा होगा नहीं, हमास और इजराइल का हो रहा है, तब सोचेगा वो भी कि चलो ठीक है, एक तो आया हमारे साथ, इधर भी फाइट हमारी तरफ भी फाइट। तो अब यूक्रेन और रसिया का जो इतना दुनिया ध्यान दे रहा है, वो ध्यान तुम्हारा इधर डाइवर्ट हो गया, इधर भी लोग मरेंगे। अच्छा, जो ठाकुर जी का जो कैलेंडर है ना, ठाकुर जी कैलेंडर जानते हो, जो हिंदू कैलेंडर है हमारा, उसमें लिखा गया है कि 2022-23 ये सब ईयर ना बहुत भीषण ईयर होगा ह्यूमैनिटी के लिए। कैसे लिख दिया गया प्रिडिक्शन? अरे हिंदू कैलेंडर में ना, कल हम देख रहे थे कि इंडिया में 360 सर्कल का 360 क्यों होता है, अब 12 मंथ ही क्यों होता है,
और सुधांशु त्रिवेदी जी बता रहे थे वो अपने उसमें। आई वॉज अमेज्ड, कितना नॉलेजेबल आदमी है बहुत जानता है। यहाँ पे देखो कौकासा रेंज जानते हो ना तुम लोग। अब देखो टर्की जो है, टर्की देखो, टर्की तो है झुटपुटिया, बड़ा कंट्री देखने से कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है इसके पास। जानते हो कि इकोनॉमिक क्राइसिस भी आया था यहाँ पे, मगर फिर भी अपना दबदबा ये भी बनाना चाहता है। कौकासा माउंटेन के साथ इसका भी जानते हो कि बाउंड्री शेयर होता है, थोड़ा बहुत ईरान का भी होता है ना। उसके बाद जॉर्जिया है, अजरबैजान है, आर्मेनिया है और तुम्हारा रसिया है। तो टर्की देखो, टर्की चाहता है कि कौकासा रीजन में ये भी रोल प्ले करे, समझे। तो ये कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि जानते हो कि टर्की, अभी टर्की कौन है, वही ऑटोमन एम्पायर जहाँ पे स्थापित हुआ था कभी, याद है तुम लोग को वर्ल्ड हिस्ट्री। ऑटोमन एम्पायर मुसलमान को रिप्रेजेंट करने वाला टर्की था जी। हाँ, तो अभी भी रोल प्ले करना चाहता है, क्योंकि जो फंसा हुआ है उधर, इसलिए अजरबैजान को हेल्प कर रहा है और कुछ नहीं, क्योंकि मुस्लिम पूरा भरा हुआ, वो शिया मुस्लिम है उधर। तो रसिया यूक्रेन का इन्वेजन हुआ तो इसके बाद जानते हो कि उसका ध्यान उस तरफ चला गया। ये सब मैं बता दिया हूँ तुम लोग को। आगे देखो आय का रास्ता क्या है, तो व्हाट इज अ वे फॉरवर्ड। देखो हिस्ट्री पूरा मिसट्रस्ट और वायलेंस से भरा हुआ है ना। मिसट्रस्ट मानी विश्वास नहीं, बिल्कुल विश्वास नहीं, अब पूरा वायलेंस से भरा हुआ है। अब भले ही चिल्ला के अजरबैजान का अथॉरिटी बोलेगा कोई बात नहीं है, ये भाई लोग को भी हम सिटीजनशिप देंगे, ये भाई लोग का भी ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखा जाएगा। मैं हिस्ट्री तो कुछ और बोलता है। हिस्ट्री बोलता है खूब कोपचे में ले जाकर जेनोसाइड करवाएगा लोग का। तो हिस्ट्री को पलटना होगा, इन लोगों को पीस देना होगा, समझे। यही चीज़ बताया गया है कि अजरबैजान का जो टेक ओवर है, इसकी वजह से बहुत सारे रिफ्यूजी होने वाले, सब आर्मेनिया भाग के जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी तुम्हारा अजरबैजान के ऊपर एलिगेशन लग चुका है कि ये जेनोसाइडल क्राइम कर रहा है, यानी कि सबको नरसंहार कर रहा है ऐसे लोगों को। तो अजरबैजान को है ना वॉक द टॉक करना पड़ेगा। कहने का मतलब जो बोल रहा है वो चीज़ पूरा करना पड़ेगा, तभी जाके नागोर्नो कराबाख को वो बहुत ही पीसफुली इंटीग्रेट कर सकता है। ऐसे खाली कंट्रोल करने से नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि लोगों का दिल जीतना होगा, समझे, जो कि बहुत मुश्किल है। तो ये लोग भी तो चुन के, जो सेपरेटिस्ट इतना दिन से चला रहा है तो उसको चुन के भूनेगा ये लोग। जब चुन के भूनेगा तो उसमें कितना कॉमन सिटीजन भी मरेंगे, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। 358 मैंने कहा ना इंडियन सोसाइटी। देखो जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023, साइलेंट पॉइंट्स एंड सजेशन फॉर पॉलिसी मेकर्स। ये हिंदू पेपर में आया था स्टूडेंट 27 सितंबर को। बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से तुम लोग को। देखो भारत के बारे में पढ़ रहे हो, भारत का रिपोर्ट है तो मज़ा आ जाएगा। देखो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, इसको बोलते हैं UNFPA, इसने कुछ आंकड़ा रिलीज़ किया है। और इसने क्या बोला है कि 2050 तक हमारा जो 60+ पॉपुलेशन, 60+ समझते हो ना, बूढ़े हो जाते हैं हम, वो वर्किंग एज में नहीं आते हैं। भारत में क्या है कि वर्किंग एज कितना है तुम्हारा, 15 साल से लेके 59 ईयर्स तक, 15 साल से लेके 59 ईयर्स तक को बोलते हैं वर्किंग एज पॉपुलेशन, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है भारत के लिए। हाँ, मगर जापान सब में और बाकी जहाँ बहुत पॉपुलेशन एजिंग हो रहे हैं वहाँ पे 65 ईयर्स तक वर्किंग पॉपुलेशन है। ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि वर्किंग पॉपुलेशन का डेफिनेशन अलग अलग है अलग अलग कंट्री में, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन एजिंग हो रहा है तो उन लोगों को और मौका देना पड़ेगा 5 साल और काम करने के लिए। हमारे कंट्री में युवा बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए 60+ हो जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको कि वो बूढ़े हो गए, ओल्ड पीपल बन गए। तो ये बोला गया है कि यहाँ पे कि 2050 आते आते जो भारत में जो बूढ़े लोग का जो संख्या होगा 60+, वो 20% हो जाएगा, 20%। एंड ट्रस्ट में ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, यानी कि 20% तुम्हारा 100 आदमी में 20% बूढ़ा आदमी हो रहा था, बहुत बड़ा आंकड़ा है। 2011 के सेंसस की, जानते हो लेटेस्ट सेंसस वही है हमारे पास, 2011 के सेंसस के हिसाब से 8 से लेकर 8.5% था। सुनो अच्छे से, 8 से 8.5%। और अभी जो मौजूदा स्थिति है 2022 और 23, इसमें लगभग 10% हो गए। यानी कि अभी से लेके 2050 तक, यानी कि 20 ले लो ना रेफरेंस, 20 से लेके 50 तक, मात्र ये 30 साल में ये 10% 20% में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब तो कहने का मतलब 30 साल में आपका जो बूढ़े लोग का जो संख्या है 20% हो जाएगा। तो पॉलिसी मेकर को अभी से ध्यान देना होगा इस चीज़ को लेकर। बात समझ गए ना, क्योंकि अचानक कोई बहुत बड़ा स्टेप्स नहीं आ जाता, पहले से सोचना पड़ता है।
नंबर 1। और इसमें यह भी कहा गया स्टूडेंट यही कि 2023 का जो इंडिया एजिंग रिपोर्ट है किसने रिलीज़ किया है? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने, ठीक है। इसने कहा है कि 2046 तक, ठीक है, फिक्स तक इसमें बोला है कि एल्डरली पॉपुलेशन है वो जो 0 से लेकर 15 साल तक के लिए जो एज वाले जो बच्चे लोग होते हैं उसको सरपास कर देंगे। तो बहुत बड़ी बात है। दोनों ही 0 से लेकर 15 साल तक, समझे, 0 से लेकर 15 साल तक और 60 प्लस, ये दोनों क्या, ये तुम्हारे डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। इसके ऊपर हमें मेहनत करना पड़ता है। अब 15 साल के बाद यानी कि 16 साल से लेके आफ्टर 15 ईयर्स से लेके 60 ईयर्स यानी कि 59 ईयर्स तक, ये क्या है? वर्किंग एज पॉपुलेशन। इसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। तो इसमें एक आंकड़ा चौंकाने वाला है कि 2046 तक जो 0 साल से लेके तुम्हारा 15 साल तक हो रहा है उसको सरपास कर देगा ये 60 प्लस वाले लोग सब। तो यानी कहने का मतलब क्या, कंट्री तुम्हारा एजिंग पॉपुलेशन की तरफ मूव करते चला जाएगा। और हम हमेशा कहते हैं कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो आपके पास जो सुनहरा मौका है वो 2050 तक ही है। साउथ इंडिया में तो वो भी आस्ते आस्ते क्लोज हो रहा है, सब नॉर्थ इंडिया का ही है तुम्हारा ब्रैकेट। अभी नॉर्थ इंडिया में ही तुमको यूथ मिलेगा, जवान लोग सब, कर्मठ लोग सब, वहाँ नीचे बूढ़े हो गए लोग सब, समझे। तो अभी मौका है ये 20-30 साल बाबू, जितना भारत आगे बढ़ सकता है बढ़ जाए, नहीं तो पॉपुलेशन जब एजिंग हो जाएगा तो चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी हमारा भारत नौजवान है, समझे ना। मैं क्या हो जाएगा 2046 तक क्या हो जाएगा, जो पॉपुलेशन 0 से लेकर 15 ईयर्स तक था उसको सरपास कर देगा 60 प्लस वाले लोग, ठीक है। ये देखो ये किसने अनबिल किया है? जो सोशल जस्टिस और यूएनएफए का जो सेक्रेटरी है उसने किया है। अब वही है कि अब इसमें भी देखो, अब ये तो और चौंकाने वाला चीज़ है स्टूडेंट, जो 80 प्लस वाले जो लोग होंगे, 80 प्लस, अभी स्वामीनाथन भी खुद उस कैटेगरी में आ जाएंगे, 98 जिनका निधन हुआ अभी जस्ट, 80 प्लस वाले जो लोग होंगे उनका देखो लगभग 300% से वो 2022 से लेकर 2050 तक राइज करेंगे। तो यानी कि 80 साल वाले लोग सब और तगड़ा राइज करने वाले हैं। अब ये चिंता का विषय है कि नहीं है? अब ये 80 साल वाले भी ज़्यादा क्या है, फीमेल है, क्योंकि मेल ज़्यादा नहीं जीता है एज कम्पेयर टू फीमेल। फीमेल का है जीने का रेशियो ज़्यादा है मेल से अप टू 60 ईयर्स, और 80 ईयर्स के बाद भी तो उसे भी कहानी होगा। तो यदि पति मर जाए, हस्बैंड मर जाए और पत्नी जी रही, इसका मतलब पत्नी विधवा हो गई। अब पत्नी विधवा हो गई तो पत्नी को और ज़्यादा ही सोशल स्कीम्स मिलना चाहिए। अच्छा, विधवा पेंशन स्कीम मिलता है कि नहीं मिलता बताओ? अच्छा बताओ, अपने बिहार में या यूपी में, नॉर्थ इंडिया में विधवा लोगों को कितना मिलता है? 300-400 मिलता है शायद एक साल में, महीना में, ऐसे कुछ महीना में ऐसे 200-300 है ना। और वो भी 2001 के सेंसस के हिसाब से, एक बार पढ़े थे हम लोग। तुम लोग जान के हैरान हो जाओगे स्टूडेंट कि हम गए थे वहाँ पे, नीचे गए थे और हम लाइन दे गए थे तो विधवा पेंशन का लाइन लगा हुआ था, ठीक है। तो हम अपने ससुर जी से पूछे क्या है ये, तो वो क्या बोले कि ये विधवा पेंशन लेना। तो हम बोले विधवा पेंशन कितना मिलता है? तो शायद 2000 या 2500 बोले। तेलंगाना में इतना मिल रहा है, हाईएस्ट है इंडिया में, सबसे ज़्यादा तुमको वो विधवा पेंशन मिलता है। सी कहाँ कंपीट कर पाएगा? देखो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी में कहाँ से कंपेयर कर पाएगा? बात समझ में आ गया ना। देखो वही बोला कि हाईली डिपेंडेंट वेरी ओल्ड वुमेन हो जाएगी। अब बेचारे, अब एक तो देखते हो देश का मूड इतना खराब हो गया है, सब वेस्टर्नाइजेशन न्यूक्लियर फैमिली के चक्कर में जो जॉइंट फैमिली का कल्चर था वो भी खत्म। अब बताओ, अभी एक दिन वीडियो भेज दिए थे ना तुम लोग को, बेचारे लोगों को छोड़ दिया गया ना घर से। और ऐसा तो अनगिनत है संख्या भारत में कि जहाँ 60 प्लस हो गई औरत हो गई उसको छोड़ दिया जाता है घर से। बताओ वो कितना निकम्मा बच्चा है उन लोग का। तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगा। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, बहुत ही खूबसूरत आंकड़ा, एल्डरली पॉपुलेशन देखो। अब देखो यहाँ पे 2021 और 22 में, अब इसमें क्या है कि एल्डरली पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट देखो। अब इसमें हाँ कैसे समझोगे? इसे ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट समझना होगा तुमको, तो ऐसे समझो। अब 40% देख के कन्फ्यूज मत होना, वो रेशियो में दिया गया है। अब यहाँ पे समझो कि जो 60 प्लस वाले लोग हैं उसको न्यूमेटर में लो, और जो डिनोमीटर में लोगे, नीचे वाले लोग हैं, वो तुम्हारा 16 साल से लेके 59 ईयर्स तक का। तो जब डिवाइड करोगे तो 40% तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा ये एल्डरली पॉपुलेशन है, उसका रेशियो दिखाया गया, ग्रोथ दिखाया गया। ग्रोथ दिखाने के लिए नीचे न्यूमेरेटर में होगा ना कुछ चीज़, ग्रोथ दिखाना है, ग्रोथ रेट दिखाना है गधा लोग। तो ग्रोथ रेट दिखाना है तो ऊपर पॉपुलेशन लोग है उसका,
किसका लोगे? एल्डरली पीपल का लोगे। एल्डरली पीपल क्या है? 60 प्लस वाला। और नीचे कितना है तुम्हारा? 16 साल से लेके तुम्हारा 59 ईयर्स तक का। तो वो जब काटोगे इंटू 100 करोगे तो कितना? 40%, यानी काफ़ी अच्छा, काफ़ी ज़्यादा है। देखो 2011 और उसमें कितना था ये डिकेट में, देखो 2011 से लेके 21 तक इसमें क्या 35%, और 21 से लेके 31 तक क्या हो जाएगा? 40% हो जाएगा लगभग। वहाँ पे देखो, वहाँ पे है, तुम्हारे पास है, तुम देख रहे हो? देखो देखो, नहीं समझ में आएगा। अब दूसरा देखते हैं। अब वही चीज़ देखो दूसरे तरीके से बताया गया तुमको। अब जैसे बूढ़े लोग का एल्डरली पॉपुलेशन कितना हो गया? 40% ना। इन जनरल देखोगे, इन जनरल पॉपुलेशन देखोगे तो कितना होगा? ओनली 8% है। तो जनरल पॉपुलेशन का जो ग्रोथ हो रहा है पूरा पॉपुलेशन का ले रहे हैं तो मात्र 8% से, मतलब एल्डरली पीपल का बात करें तो 40% से कर रहा है। तो ये डायरेक्ट इंडिकेशन है कि पॉपुलेशन एजिंग की तरफ मूव कर रहा है। समझ गए? आगे देखो, यहाँ पे भी देख सकते हो तुम। अब इसमें कंट्री का अलग अलग हिस्सा बताया गया है। साउथ इंडिया में देखो, साउथ इंडिया में ज़्यादा एजिंग हो रहा है, जैसे मैंने कहा, देखो 20% है ना। वेस्ट में देखो लगभग 17% है। इंडिया एज अ होल देखोगे तो 16% है। समझ गए ना? यही ओल्ड एज डिपेंडेंसी, ठीक है, वो सब दिखाया गया है। और नीचे देखोगे ईस्ट में देखोगे तो कम है, 15% है। तो ज़्यादातर जो ओल्ड एज वाले जो लोग हो रहे हैं, सिंपल भाषा में कहा जाए तो वो साउथ इंडिया में हो रहे हैं, क्योंकि साउथ इंडिया में यूथ कम हो रहा है और एजिंग पॉपुलेशन है, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया। इसलिए जब पॉपुलेशन, जैसे यहाँ पे बिहार और उत्तर प्रदेश में 3-3 जवान है, 4-4 जवान लोग हैं अभी। ये जवान लोग मान लो 20-22 साल इसलिए पहुँचा क्योंकि वो 90 में जन्म हुआ उसका, या 80 में या 2000 में उसका जन्म हुआ। अब वहाँ पे क्या है कि साउथ इंडिया में क्या है कि चाइल्ड बर्थ पे कंट्रोल किया गया, एक ही बच्चा है, तो वहाँ एक बच्चा, यहाँ घर में 3 बच्चा जवान है। तो जाहिर सी बात है तुम्हारा डेमोग्राफिक डिविडेंड ज़्यादा तुम्हारा यहाँ का होगा, नॉर्थ इंडिया का होगा, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलिटी रेट अभी भी 2.4 और 2.5 है। हम देखेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार का, तो इंडिया एज अ होल तो 2 पे चला गया, मगर अभी भी नॉर्दर्न स्टेट्स में तो 2 से ज़्यादा है बहुत सारे स्टेट्स में। यहाँ पे देखो सेक्स रेशियो ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन। अब देखोगे स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है कि 2031 में तुमको 1078 दिख रहा है एल्डरली पॉपुलेशन का। कहोगे कि सर ये क्या है? ये इसलिए है क्या कि मेल तो चला जाएगा, फीमेल रह जाएगी ज़्यादा। विडो पीपल का दिखाया जा रहा है वो, यानी कि 60 साल के ऊपर फीमेल 1078 है, तो मेल कितना है? 1000 है। तो ये साफ साफ इंडिकेशन है कि विडो ज़्यादा रहती है, यानी कि फीमेल जो है वो ज़्यादा जीती है 60 प्लस बाद। यहाँ पे देखो सब कुछ दिया गया है, यहाँ पे देखो। तो वुमेन फ्रॉम लोअर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस आर वल्नरेबल। और जो बेचारी जो महिला गरीब है स्टूडेंट, जिस बार कमाने उमाने के लिए सही साधन नहीं है, तो उसका तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगा 60 साल बाद। जो मान लो कि वेल्दी वुमेन है, जो अपना जीवन में कमा के कहीं पे बैंक अकाउंट में रखी है, तो उसके लिए ठीक है। बस अब महिला करती कहाँ है ऐसा? एक तो ऐसे ही हमारा जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो है महिला का बहुत कम है। समझ गए स्टूडेंट? देखो यहाँ पे लिखा गया कि जो 40% एल्डरली इंडिया में है वो बहुत ही पोरेस्ट वेल्थ क्वांटाइल, यानी कि बहुत पोरेस्ट स्थिति में रहते हैं। सो बैड ना। और लगभग 19% जो है तुम्हारा वो बिना इनकम का है, बिना 1 रुपया भी नहीं आता उसको। तो बाद में तो मोहताज हो जाएगा ये लोग, बाद में वही अपने बच्चे पे, अपने रिलेटिव्स पे डिपेंडेंट हो जाएगा। समझे? तो सच लेवल ऑफ पॉवर्टी, इस तरह का जो गरीबी है कि 19% लोगों के पास, जो बूढ़े लोगों के पास जो वेल्थ नहीं है, जो इनकम नहीं है, तो इन लोगों का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो हेल्थ केयर है, उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा पॉवर्टी की वजह से। अब देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, जहाँ तक सवाल है महिलाओं का, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो महिला का है वो बेटर है एज़ कम्पेयर टू पुरुष, है ना। तो यहाँ पे दिया गया कि जैसे एग्जांपल हो हिमाचल प्रदेश और केरल का, तो हिमाचल प्रदेश में 60 साल प्लस 23 ईयर्स और तुम्हारा केरल में 22 ईयर्स एक्स्ट्रा। तो कहने का मतलब क्या है तुम्हारा कि फीमेल जो जी रही है वो कई गुना ज़्यादा टाइम्स जी रही है एज़ कम्पेयर टू मेल काउंटर पार्ट। समझ गए ना? 60 ईयर्स हैव अ लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ 23, यानी कि 60 प्लस 23 कर दो, समझा? 60 प्लस 22 कर दो केरल के लिए। तो महिला का इतना जीवन है लाभ आगे जा रहा है, मगर पुरुष का कम है। ओवरऑल एवरेज ले तो 1.5 ईयर्स का डिफरेंस है पूरा इंडिया में, और नीचे लेंगे हैं हिमाचल प्रदेश और केरल में लेंगे हैं तो पुरुष और महिला के बीच में बहुत सारा डिफरेंस है आफ्टर 60 ईयर्स। तो इंडिया में भी देखो 1.5 साल या 2 साल ज़्यादा जीती है महिला आफ्टर 60 ईयर्स। बात समझे ना? तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ वुमेन 60 ईयर्स ग्रेटर दैन 20 ईयर्स। देखो बोला ना कि जो महिला का जो है तुम्हारा 60 प्लस 20 ईयर्स,
तो कहने का मतलब क्या हुआ कि लगभग 80 साल तक है महिलाओं का, 60 प्लस 20 ईयर्स बहुत सारे स्टेट्स में। तो इसका मतलब क्या, सोशल इकोनॉमिक वेलबींग को लेकर कंसर्न हो जाएगा। बेचारे लोग यदि 80 साल तक जीवित रही है ना, और उतना इनकम भी नहीं है, तो फिर तो ये डिपेंडेंट रह जाएगी। समझ गए ना, एज कम्पेयर टू योर 1000 मेल्स। पूरा इंडिया का ही बता दिया ना 1078, तो वहाँ से भी कंपेयर कर सकते हो। और देखो पॉवर्टी इज इनहेरेंटली जेंडर। देखो जानते हो ओल्ड एज में तो गरीबी वाला चीज़ होता ही है, वो भी विडो है और लिविंग अलोन है, अकेले रह रही है, तो बहुत पॉवर्टी का सामना करना पड़ेगा। हाँ, हर समय फैमिली का सपोर्ट चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, कौन सा बहुत कम ही फैमिली है जो सपोर्ट भी करती है, या मैं दूसरे तरीके से बोलूँ तो बहुत सारा ऐसा फैमिली है जहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट नहीं है महिलाओं के लिए। अभी भी बहुत सारे फैमिली है जो सपोर्ट करता है, इसमें कोई शक नहीं हो सकता। इस बात से भी तुम लोग इनकार नहीं कर सकते हो कि अभी भी बहुत सारा फैमिली है जो छोड़ देता है माँ को ट्रेन में ले जाएगा बच्चे लोग। इतना घिनौना आदमी लोग सब है, धरती पे जन्म ले लिया, वो भी भारत जैसा धरती पे जन्मा है सब, कि ट्रेन में ले गया, माँ को चढ़ाया, ठीक है, सीट पे बैठाया, बोला चलो कि घुमाने ले चलते हैं आपको। माँ भी खुश, बच्चा है हमारा, बच्चा जो बोलेगा हम करेंगे। जानते हो माँ का प्रेम बहुत अनोखा होता है। बोला चलो आओ कुरकुरे खिलाते हैं तुमको, मज़ा पिलाते हैं तुमको। माँ बोली ठीक है, बच्चा जो भी दे देगा हम खा लेंगे। बाहर बाबू क्या किया, घुमा बच्चा माँ लोग का तो अब यादाश्त उदास कमज़ोर होता है, 60 साल का है, 70 साल का है, इधर उधर घुमा दिया और उधर बैठा दिया और चल दिया। वो बताओ, ऐसा लोग को एक अलग से नर्क बनाओ तुम लोग, एक बहुत गंदा नर्क का कल्पना करो, मार देना चाहिए। ऐसा आदमी रूह जन्मना नहीं चाहिए, ऐसा आत्मा का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। कीड़ा मकोड़ा इतना गंदा कि आदमी देखते ही मार दे वो कीड़ा मकोड़ा को भी, ऐसा वाला जन्म होना चाहिए। क्या है, तुम आदमी हो के तुम इतना गंदा काम कर रहा है। माँ बाप हो, तुमने उस जन्म दिया है तुमको यार, उसने जन्म दिया है तुमको, ये तुमने हालत कर दिया। हम जब देखते हैं ना, हमको अंदर से बहुत गुस्सा आता है कि बताओ आदमी का लेवल यहाँ तक जा सकता है। और उसमें सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट क्या होता है कि उसका पुत्र वधू के साथ नहीं बना, वही पुतौ जिसको बोलते हैं, पुतौ और सास का नहीं बना। तो भाई इतना भी तो बड़ा बात नहीं हो गया कि माँ को निकालना पड़ेगा घर से। अरे नहीं बना तो मारो पत्नी को 2 झपट, मारो दो, और मम्मी को भी थोड़ा गरियाओ, शांत हो जाएगा अपने आप। चला यहाँ पे लड़का ही कायर है लड़का, कायर डरपोक है वो। पत्नी का इज्जत करो, इसका मतलब मारने का मतलब वो मारना नहीं हुआ। अब कि हर समय कोपचे में ले जाकर मारोगे तो वो ठीक नहीं है। हमको तो प्रेशर हाई हो जाता है, पूरा प्रेशर हाई हो जाता है मेरा, समझते हो। ऐसा इशू देखते हैं ना, हम बोलते हैं कि ऐसा लड़का को लाओ मस्त पिटेंगे, जो नहीं मारते फिर भी मारेंगे लोग को हम पकड़ के। बोले कायर है डरपोक है, तो गधा कहीं का। इतना भी पत्नी प्रेम क्या सही है क्या? हाँ, अब प्रेम भी नहीं है बाबू, वो ठग है, वो बुद्धिहीन है। प्रेम दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है कि नहीं, बताओ तो। वेरी बैड, बहुत ख़राब चीज़ है। अभी देखते हैं ना, अगर वो शॉर्ट में आता है ना, माथा गर्म हो जाता है मेरा। देखो अब साउदर्न ये रीजन में देख सकते हो तुम लोग कि साउदर्न रीजन में वही है कि नेशनल एवरेज एट 20, वेराज फॉर वेस्टर्न इंडिया। देखो जो तुम्हारा संख्या ओल्ड एज पॉपुलेशन रेशियो का जानते हो कि तुम्हारा नेशनल एवरेज कंपेयर में ज़्यादा है तुम्हारा यहाँ पे साउदर्न रीजन में, और वेस्टर्न इंडिया में तुम्हारा 17, यानी कि यहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहे हैं। कहने का मतलब साउदर्न इंडिया और इस तरफ। ये मैं पहले बता चुका हूँ। ये जितने भी अभी जो जिस आंकड़ा से तुम लोगों को बताया जा रहा है, ये आंकड़ा बहुत सारे आंकड़ा से है ना कलेक्ट करके लिया गया है। जैसे 2017 और 18 का लॉन्गिट्यूडनल एजिंग सर्वे इन इंडिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखो जो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर हुआ था, फिर पॉपुलेशन प्रोजेक्शन ऑफ ये सब से लिया गया है और तब बनाया गया है इसको, और कुछ तुम्हारा 2011 का सेंसस से भी लिया गया है। तो क्या सजेशन है, व्हाट आर द सजेशन मेड बाय UNFPA? तो क्या सजेशन दिया है कि बोला कि एक तो डेटा का कमी है, एक डेटा आप फिर से प्राप्त करिए, क्योंकि डेटा जितना होगा उतना अच्छे से पॉलिसी इंटरवेंशन किया जा सकता है, नंबर 1। इसलिए इस बार जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होगा या जो सेंसस होगा, तो उस समय इन लोग के बूढ़े लोग का आंकड़ा ठीक से लीजिए। बताओ इधर सरकार सब एक गंदा लोग सब यहाँ पे कास्ट सेंसस करवा रहा है, ये नहीं कि बूढ़े वाले लोग का सेंसस करवाए। ये लोग को पॉलिटिक्स में रहना है तो बच्चे लोग यही समझ रहे हो ना, गंदा गंदा काम करेगा। करवाना है तो इसका सेंसस करवाओ यार। या कास्ट सेंसस करवा रहे थे तो उसमें भी आप बूढ़े लोग का नाम लिखे थे तो उसको भी अलग से प्रोफाइल करो और उस हिसाब से इंटरवेंशन करो ना। खाली तुम दलित और ये OBC करते रह जाएगा क्या देश में?
हाँ, जहाँ पे इंटरवेंशन चाहिए वहाँ पे इंटरवेंशन करो, नंबर 1। दूसरा क्या है कि ओल्डर पर्सनस के लिए आपको अवेयरनेस लाना होगा, आपको स्कीम्स लाने होंगे। ओल्ड एज होम्स जो है वो भी सरकार अपने परव्यू के अंदर रख ले उसको, है ना। वहाँ पता चला कि बाबू दूसरे संस्था से ट्रस्ट चला, मिलिंडा गेट्स चला रहा है, बताओ ना, तो फिर तो तुम्हारा देश का ठेका लिया है मिलिंडा गेट्स क्या? तुम अपना देश का नागरिक को खुद संभालो ना, है ना। मिलिंडा गेट्स बहुत चलाता है। इसमें यह भी बोला कि यस, भारत सरकार को क्या करना चाहिए, एल्डरली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करना चाहिए, समझे ना। और एट द सेम टाइम देखना चाहिए उसका केयर डे केयर फैसिलिटी सब, जिसको वो बेटर उसको, है ना, रहने का जगह देना चाहिए, शॉर्ट टर्म केयर फैसिलिटी भी उसको देने चाहिए। तो ये सब चीज़ उसको प्रोवाइड करना चाहिए। अन्यथा हमारा जो भारत का जो मूल जो सिद्धांत है वो खो जाएगा, क्योंकि भारत इस चीज़ में बहुत आगे रहा है शुरू से ही, कि हर अलग अलग जनरेशन का लोग एक साथ रह सकता है ना, लोरी सुन सकता है दादी से, नानी से, सब तो खत्म हो जाएगा इसमें। दैट्स इट।